हेलो दोस्तों, ऐसे ही बेहतरीन कहानी सुनने के लिए हिडन स्टोरी एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 116 ईशानी की आइडेंटिटी जानकर रायचंद फैमिली की हैरानी। आरती जी की आंखों में खुशी की आंसू थे। इतने साल बाद अपने परिवार से मिलने की खुशी। वहीं सुकेत जी भी आरती जी की दिल की बात समझ रहे थे कि उनकी आंखों में क्यों आंसू है। वहीं दादाजी और दादी माँ भी हैरान थे कि इतने सालों बाद रायचंद फैमिली उनके घर आए हैं। समीर, दर्शित और रेहान अयान भी हैरान थे क्योंकि उन्हें पता था कि रायचंद फैमिली उनकी मोम की फैमिली है, पर वो उनसे मिल नहीं पाए थे और ना सालों से उन्होंने उसे कांटेक्ट किया था। पर वही प्रिया तो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि कौन आए हैं। उसे रायचंद फैमिली के बारे में इसलिए कुछ नहीं पता था क्योंकि जब वो छोटी थी तब से रायचंद फैमिली इंडिया छोड़कर चली थी, तो प्रिया उनमें से किसी से भी नहीं मिली थी और ना ही घर में उसने कभी भी उनके बारे में सुना था, क्योंकि कोई भी घर में रायचंद फैमिली के बारे में बात नहीं करता था ताकि आरती जी को दुख ना हो, क्योंकि सब शांत थे। क्योंकि सुकेत जी और आरती जी के शादी की वजह से प्रवीण जी इतने गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने आरती जी से सारे रिश्ते ही तोड़ लिया था। जब शेखर जी आरती जी से मिलने आने लगे तब सबको लगा था कि शायद प्रवीण जी का गुस्सा भी शांत हो जाए, पर जब शेखर जी ने आरती जी से मिलने आना बंद कर दिया तो आरती जी बहुत दुखी हो गई थी। सबकी यही लगा कि शायद शेखर जी का आरती जी से मिलने आना प्रवीण जी को पसंद नहीं आया, इसलिए शायद शेखर जी ने यहाँ आना बंद कर दिया। पर उनमें से किसी को नहीं पता था कि कई सालों पहले वो ये कंट्री छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चले गए थे। आज वहाँ वो टॉप बिजनेसमैन में से एक है, पर उन सबको पता था कि उनका बिजनेस इंडिया में और राविकांत जी और सुकेत और समीर, दर्शित को तो ये भी पता था कि प्रवीण और रायचंद फैमिली माफिया से जुड़े हैं और माफिया में उनका बहुत सिक्का चलता है। तभी प्रवीण जी, रेणुका जी के साथ शेखर जी और नीलिमा जी भी अंदर आए। उनके पीछे पीछे कबीर और अबीर भी आपने एरोगेंट लुक के साथ चलते हुए अंदर आ रहे थे। उनके पीछे पीछे कुछ गाइस कुछ बाइक्स लिए अंदर आ रहे थे। इतने सालों बाद आपने माँ, पापा और भाई भाभी को देखकर आरती जी की आंखों से आंसू और होंठों पर स्माइल आ गई। कबीर और अबीर को भी उन्होंने पहचान लिया, भले ही आरती जी ने उन्हें बचपन में देखा था, पर कबीर और अबीर की फेशियल फीचर भी उनके भाई पर ही गया था, इसलिए वो देखते ही पहचान गई कि ये उनके भाई और भाभी की दोनों बच्चे हैं। आरती जी जल्दी से आगे गई और अपनी माँ की गले लग गई। रेणुका जी आरती से ईशानी की वजह से गुस्सा तो थे, पर इतने साल बाद अपनी बेटी को देखकर वो भी रह नहीं पाए और उन्होंने आरती जी की सिर पर हाथ रख दिया। वहीं प्रवीण जी अभी भी चुपचाप वहां खड़े थे। आरती जी आपने माँ से अलग हुई और जैसे ही प्रवीण जी की पैर छूने लगी प्रवीण जी ने उसे रोक दिया, तो आरती जी थोड़ा मायूस हो गई। सुकेत जी और समीर और बाकी सब भी उनके पास आ गए थे। आरती जी आपने भाई और भाई के गले लग गई। कैसी है आप भाई भाभी, क्या आपको इतने सालों में मेरी याद नहीं आई? तभी रविकांत जी बोले, प्रवीण जी क्या यहीं रहकर ही खड़े खड़े सारी बातें करेंगे? अंदर चलिए बैठकर बात करते हैं। उनकी बात सुनकर सब ने हाँ में सिर हिला दिया। शेखर जी ने भी प्रवीण जी और शेखर जी को ग्रीट किया, फिर सब अंदर चले गए। वही प्रिया आरती जी की मुंह से भाई भाभी सुनकर ही समझ चुकी थी कि ये उसकी मोम की फैमिली है और उनकी कस्टम मेड कपड़े और ज्वेलरी और ऑरा देखकर तो वो समझ चुकी थी कि ये भी बहुत अमीर फैमिली है। उसकी नज़रें एक पल के लिए कबीर और अबीर पर ठहर गई। वो दोनों बहुत हैंडसम थे, तो प्रिया की नज़रें नहीं हट रही थी। उसकी दिमाग में ये भी चल रहा था कि उसे पहले क्यों नहीं पता चला कि उसकी मोम की फैमिली इतनी अमीर है। अगर पहले से पता होता तो वो कुछ भी करके अब तक उन्हें भी अपनी साइड कर चुकी होती, पर इस बेवकूफ़ को कौन समझाए कि वो कोई ऐसे लोग नहीं है और ना ही वो मेहरा फैमिली की तरह बेवकूफ़ है जो वो सब इसकी जाल में फंस जाते। सबके हॉल में बैठने के बाद गार्ड्स ने सारे बाइक्स को लाकर हॉल में रख दिया। इतने सारे ब्रांड की बाइक्स को देखकर प्रिया की आंखें तो मानो लालच से चमक रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि आखिर इसमें क्या हो सकती है। तभी रविकांत जी बोले, आप सबको इतने सालों बाद देखकर खुशी हुई। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी की एरोगेंट चेहरे पर एक स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि रविकांत जी और प्रभा जी ही है जिन्होंने इस घर में ईशानी को सबसे ज्यादा प्यार दिया है। प्रवीण जी उन्हें देखते हुए बोले, हमें भी आपसे फिर से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है रविकांत जी। हम तो पहले भी मिलने आना चाहते थे, पर सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि हमें ऑस्ट्रेलिया से आने में सालों लग गए। उनकी बात सुनकर सबको समझ आ गया कि वो लोग इंडिया में नहीं थे, इसलिए शेखर जी आरती जी से मिलने नहीं आ पाते थे। अब आरती जी को भी तसल्ली हुई कि अब उसके माँ पापा अब उनसे गुस्सा नहीं है, वो किसी रीजन की वजह से उनसे मिलने नहीं आ पा रहे थे।
नीलिमा जी ने कबीर और अबीर दोनों को सबसे मिलवाया। मेहरा फैमिली में सबको कबीर की चेहरे पर ईशानी की झलक दिखाई दे रही थी। बिल्कुल उसकी तरह एरोगेंट और इमोशनलेस चेहरा। उन दोनों को कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि ये दोनों ही बायोलॉजिकल भाई बहन हैं। कबीर और अबीर ने दादाजी और दादी माँ को अच्छे से ग्रीट किया और बाकी सबको भी बिना मन के ही ग्रीट किया। आरती जी ने भी समीर, दर्शित, रेहान और अयान को सबसे मिलाया। चारों ने पॉलिटिकली स्माइल के साथ सबको ग्रीट किया। तभी आरती जी ने प्रिया को भी बुलाया तो प्रिया मन ही मन खुश हो गई कि अब अगर इन लोगों के सामने उसकी अच्छी सी इमेज बन गई तो उसके पास एक बड़ी फैमिली का बैकअप होगा। वो किसी अच्छी संस्कारी लड़की की तरह एक छोटी सी स्माइल के साथ अपनी चेहरे को मासूम बनाते हुए उन सबके पास गई। तभी आरती जी ने कहा, माँ, पापा, भाई, भाभी, ये प्रिया है हमारी बेटी। आरती जी की मुंह से प्रिया की नाम सुनकर दादाजी और दादी माँ की आंखें छोटी हो गई। माफिया और बिजनेस वर्ल्ड ने इतने सालों से रहने के वजह से उनकी आंखों को लोगों की पहचान अच्छे से थी और वो प्रिया को देख के ही बता सकते थे कि ये लड़की कहीं से भी अच्छी नहीं है। वहीं प्रवीण जी और रेणुका और अबीर का भी मुंह बन गया। रेणुका जी ने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये है वो लड़की जिसकी वजह से हमारी प्यारी सी भांजी को इतना सब कुछ सहना पड़ा। दिखने में तो कहीं से मासूम नहीं है, पता नहीं मेहरा फैमिली को इसमें क्या दिखा जो उन्होंने इसे सिर पर चढ़ा लिया। वहीं अबीर तो मन ही मन सोच रहा था, इस मेकअप से पुती चुड़ैल की वजह से ही मेरी बहन को परेशानी हुई। इसे तो देखकर ही लग रहा है कि ये एक नंबर की चालक लोमड़ी है। वहीं कबीर तो आपने फोन स्क्रॉल कर रहा था, जैसे प्रिया के उसके सामने होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबने बस हाँ में सिर हिला दिया। सबका ऐसा रिएक्शन देखकर प्रिया को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था ये लोग उसे देखकर ऐसा फीका रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। उन्हें तो उसे प्यार से बात करनी चाहिए था ना, आखिरकार वो उनकी नातिन थी। वहीं बाकी सबको भी उनका ऐसा रिएक्शन कुछ समझ नहीं आया। शेखर जी, आरती जी और चारों भाई भी यही सोच रहे थे कि जब आरती ने उन्हें मिलाया तब तो एटलीस्ट वो स्माइल कर रहे थे, पर प्रिया को देखकर उनका रिएक्शन क्यों बदल गया। तभी रविकांत जी माहौल को देख बोले, अरे प्रवीण जी, आप जब इंडिया आ गए थे तो पहले यहाँ सबसे मिलने आ जाते। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी हंसते हुए बोले, क्या करें, आप तो जानते बिजनेस और अंडरवर्ल्ड में हमारे कितने दुश्मन हैं। यहाँ आते ही हम पर अटैक हुआ, जिस वजह से हम थोड़े दिन रेस्ट कर रहे थे। उनकी बात से माहौल फिर से नॉर्मल हो गया। आरती जी ने प्रिया को साइड में बैठा दिया, वहीं प्रिया भी अपने गुस्से को अंदर छुपाकर चुपचाप बैठ गई। तभी रविकांत जी ने पूछा, वैसे दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर शेखर जी बोले, दोनों ही अभी बिजनेस संभालते हैं, उनकी वजह से ही हम ऑस्ट्रेलिया की एलीट फैमिलीज में आते हैं। और कबीर तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ खुद का बिजनेस भी चलाता है। आप कर इंडस्ट्री को जानते हैं ना, वो कबीर की है। उनकी बात सुनकर सब फिर से हैरान हो गए कि कबीर इतने कम उम्र में इतना सक्सेसफुल है, क्योंकि KR इंडस्ट्री भी एशिया में टॉप 10 में आने वाला कंपनी था। सच में कबीर और ईशानी दोनों की क्वालिटीज बहुत मिलते हैं। प्रिया की आंखें फिर से चमक उठी, अब उसे बस कुछ भी करके इन सबको भी अपने साइड लाना था, तब जाकर वो ईशानी को मात दे सकती है। तभी प्रवीण जी बोले, वैसे हमारी प्यारी नातिन कहीं दिख नहीं रही है, वो घर में नहीं है क्या। उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए, क्योंकि अभी तो आरती जी ने प्रिया को उनसे मिलाया था, पर उनका रिएक्शन तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। और बात रही ईशानी की, तो ईशानी तो अभी तक घर नहीं आई है। इसलिए आरती जी ने सोचा ईशानी के आने के बाद ही वो उन सबको ईशान से मिलाएगी और सारी बातें उन्हें बताएगी। तो ये लोग ईशानी को अगर नहीं जानते तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, या फिर इन लोगों ने उस न्यूज को देखा जिस वजह से इन्हें पहले से ही पता है कि ईशानी उनकी नातिन है। सबको यही बात सही लगी कि जरूर इन लोगों ने उस न्यूज को देखा होगा। वही प्रिया की मुंह तो काला पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि क्यों हर कोई आजकल बस ईशानी के बारे में सोच रहा है। तभी प्रभा जी बोली, क्या आप ईशानी की बात कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी बोले, हाँ, हम अपनी नातिन से ही तो मिलने आए थे, पर लगता है वो घर में है नहीं। उनकी बात सुनकर सबको एक और शौक लगा। आरती जी को भी हैरानी हुई कि उनके पापा सिर्फ अपनी नातिन से मिलने आए हैं। वही प्रिया की रही सही उम्मीद भी टूट गई थी। हाँ, मुझे भी अपनी प्यारी भांजी से मिलना था, वैसे वो अभी तक आई नहीं है क्या, शेखर जी ने पूछा। तो रविकांत जी हंसते हुए घमंड से बोले, मेरी पोती से मिलना इतना भी आसान नहीं है, और वो ज़्यादातर या तो आपने पेशेंट के साथ होती है या तो आपने ऑफिस में। उससे अपॉइंटमेंट लेने के लिए तो बड़े बड़े एलीट लोगों को भी इंतज़ार करना पड़ता है। उनकी बात सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। वहीं कबीर की हाथ भी फ़ोन स्क्रॉल करते हुए रुक गए।
क्या उसकी बहन माफिया क्वीन नहीं है, तो क्या वो एक डॉक्टर भी है? वही दादा, दादी, शेखर जी और नीलिमा जी भी यही सोच रहे थे। शेखर जी ने कंफ्यूजन से रविकांत जी और बाकी सबकी तरफ देखकर पूछा, क्या मेरी भांजी एक डॉक्टर भी है? उनकी बात सुनकर दादाजी कुछ बोलते उससे पहले समीर प्राउडली बोला, हाँ वो एक डॉक्टर है, दुनिया में सब उसे डॉक्टर ईशा के नाम से जानते हैं, जिसकी मेडिकल स्किल मेडिकल वर्ल्ड में सबसे ऊपर मानी जाती है। समीर की बात सुनकर रायचंद फैमिली में सब हैरान थे। उनकी नातिन कितनी आउटस्टैंडिंग है जो वो मेडिकल फील्ड में भगवान मानी जाती है। तभी दादाजी बोले, और वो उसी कॉर्पोरेशन की ऑनर भी है, उसकी बिजनेस स्किल भी सबसे ऊपर है। ईशानी की एक और आइडेंटिटी के बारे में जानकर तो फिर से सब हैरान हो गए। कबीर भी काफी शक था, प्रवीण जी और शेखर जी भी हैरान थे कि उनकी भांजी कितनी टैलेंटेड है और उसकी कितनी सारी आइडेंटिटी है। वहीं अबीर की तो आंखें बड़ी हो गई थी। उसकी प्यारी सी बहन ही वो लीजेंड डॉक्टर ईशा और बिजनेस वर्ल्ड में राज करने वाली क्वीन है। आरती जी बोली, माँ पापा आप सबको ईशानी के बारे में कैसे पता, क्या आप सब ने न्यूज देखा था? उनकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए कि कौन सी न्यूज, क्योंकि उन्होंने तो कोई न्यूज नहीं देखा था। शेखर जी बोले, नहीं हमने कोई न्यूज नहीं देखा, कबीर और अबीर मीटिंग में ईशानी से मिले थे। तभी अबीर बोला, और मैं तो हूँ ही इंटेलिजेंट, अपनी प्यारी बहन की आंखों को देखते ही मुझे वो बहुत अपनी सी लगी। और उसकी फेशियल फीचर भी तो दादी माँ और डैड से कितना है। अबीर की ये कहने पर कि ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से मिलती है। सबको ईशानी का चेहरा याद आ गया। सच में ईशानी आरती जी की तरह तो दिखती, पर आरती जी भी आपने माँ और भाई की तरह ही ज्यादातर दिखते हैं। पर आरती जी की आंखें अपनी पापा मतलब प्रवीण जी पर गया था। वहीं ईशानी की फेशियल फीचर रेणुका जी और शेखर जी से थोड़ा थोड़ मिलता था, पर उसकी आंखें बिल्कुल ग्रे थी, रेणुका जी और शेखर जी की तरह। उन तीनों को ईशानी के साथ देखकर कोई भी बता सकता था कि वो उनकी फैमिली की ही बच्ची है। सब समझ गए कि ईशानी को देखकर कबीर और अबीर उसे कैसे पहचान गए। ईशानी सच में आपने नानी और मामा से मिलती जुलती थी। अबीर मुस्कुराते हुए बोला, सच में मेरी प्यारी बहन बहुत क्यूट है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरी बहन इतनी खूबसूरत डॉल जैसी होगी। वहीं अबीर की बात सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई। वहीं समीर, दर्शित, रेहान, अयान को तो जलन फील हो रहा था कि उनकी बहन उन्हें भाई मानने से इनकार कर रही है। उन्हें उसे बहन बोलने का हक भी नहीं है, और यहाँ ये बार बार ईशानी को बहन कहे जा रहा है। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बहन और दो भाई मिल जाने की वजह से उनसे और ज्यादा दूर न चली जाए। वहीं प्रिया तो गुस्से और जलन के मारे फटने को थी। अबीर ने उसे एक नज़र देखा भी नहीं, पर यहाँ वो ईशानी की ऐसी तारीफ कर रहा है जैसे ईशानी के सिवा दुनिया में कोई लड़की ही ना हो। वो भी तो इतनी सुंदर थी, तो फिर सबकी आंखों में ईशानी सबसे पहले क्यों आती थी? तभी रविकांत जी बोले, तो आप दोनों ऑलरेडी ईशानी से बात कर चुके हैं? कबीर ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। तो अबीर स्माइल करते हुए बोला, हाँ दादाजी, मैं तो उससे बात भी कर चुका हूँ, वो बहुत क्यूट है। उसकी बात सुनकर कबीर ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। सच में उसका भाई झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। वो किसी के सामने भी कुछ भी बोल सकता है, चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा। क्योंकि समीर और बाकी तीनों भाइयों को देखकर कबीर इतना तो समझ चुका था कि अबीर की बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी। अबीर तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसी अंदाज में बोला, मैंने तो उसकी गाल को टच किया, बिल्कुल डॉल की तरह है। वो तो मुझे ही अपनी बाल सहलाने देती है, भाई को नहीं। उसकी मन में तो मैं ही हमेशा नंबर 1 पर रहूंगा। अबीर की ये बात सुनकर तो चारों भाइयों के दिल में जैसे सांप लौट रहे थे। ईशानी ने आज तक उन्हें खुद को छूने भी नहीं दिया और न ही उन्होंने अभी तक प्यार से उसकी सिर पर हाथ फेरा है, तो ईशानी ने अभी मिले हुए अबीर को खुद को छूने भी कैसे दिया? तभी उन चारों को याद आया, ईशानी की तो पहले से ही ध्रुव, रुद्र, अभिक और वेद को अपना भाई मानती है, और उन्होंने उस दिन जिंदल फैमिली का इकलौते बेटे को भी देखा था जो चिल्लाते हुए झगड़ा कर रहा था कि ईशानी भी सिर्फ उसकी बहन है। ये बात याद आते ही उन चारों को अबीर पर हंसी आने लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि ईशानी ने कभी अबीर जिसे वो अभी अभी मिली है उसे तो वो भाई नहीं मानेगी, और वो भी फेवरेट तो बिल्कुल नहीं। सब बातें कर रहे थे, तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई तो दादाजी बोले, लो आ गई मेरी प्यारी पोती, जरूर ये ईशानी ही होगी। बात सुनकर प्रवीण जी, रेणुका जी और बाकी शेखर जी और नीलिमा जी भी एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो अपनी नातिन और भांजी से पहली बार मिलने वाले थे। अबीर भी बहुत एक्साइटेड हो गया था फिर से ईशानी से मिलने के लिए। तभी ईशानी नंदिनी के साथ जैकी हॉल में तीनों पहुंचे ही थे।
कि तभी अबीर जल्दी से अपने जगह से उठकर ईशानी के पास आकर इसकी एक हाथ को पकड़कर दूसरे हाथ से उसकी बाल सहलाते हुए बोला, तुम आ गई मेरी प्यारी बहन। वहीं ऐसे अचानक अबीर के उसके सामने आ जाने से अपने साथ ऐसे क्लोज होते देख ईशानी हैरान थी। उसने तो पहले ही इन दोनों भाई को बोल दिया था ना कि उसकी मेहरा फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है। ईशानी को समझ नहीं आ रहा था कुछ कि वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक उसकी नज़र सिर्फ कबीर पर पड़ी थी जो बैठा हुआ था। वहीं ईशानी की चारों भाई तो गुस्से से अबीर की हाथ को घूर रहे थे। उनका मन कर रहा था अभी जाकर अबीर की हाथ को ईशानी से दूर कर दे। वहीं नंदिनी ही मन सोच रही थी कि आखिर ये बंदर है कौन और ये इशू से इतना चिपक क्यों रहा है, क्या इसे अपनी जान का डर नहीं है। तभी जैकी, जिसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कोई अनजान लड़का उसकी बॉस के करीब जाए, क्योंकि उसने कल कबीर और अबीर को मास्क के साथ ही देखा था, इसलिए अब तक वो पहचान नहीं पाया था कि ये दोनों वही है जिन्हें वो कल रात कोस रहा था। वो जल्दी से आगे आया और अबीर को ईशानी से दूर धकेलते हुए गुस्से से बोला, कौन हो तुम? दूर रहो मेरी बॉस से। मेरी बॉस को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनकी करीब आए। उसके ऐसे बोलने से और ईशानी से दूर करने से अबीर को भी गुस्सा आ गया। वो गुस्से में जैकी को घूरते हुए बोला और बोले वाले, तुम होते कौन हो कि मैं अपने बहन से की दूर रहूं या कितने पास? उसकी बात सुनकर जैकी भी अकड़ते हुए बोला, मैं अपने ईशानी बॉस की असिस्टेंट कम छोटा भाई हूँ और मेरे माथे पर बेवकूफ़ लिखा है क्या जो तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरी बॉस के छो भाई हो। दोनों को ऐसे झगड़ते देख सबने अपना सिर पीट लिया। वहीं ईशानी जैकी को चुप रहने को बोलकर सबकी तरफ देखने लगी। ईशानी की बात सुनकर जैकी भी किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह चुप हो गया। उसे ईशानी की एक बार कहने से ही चुप होता देख रायचंद फैमिली सब हैरान हो गए कि अभी जो लड़का लड़ने को तैयार था अभी ईशानी की एक बार कहने से वो चुप ही हो गया। मेहरा फैमिली को तो कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो सब तो जैकी की इस बिहेवियर की आदी थे। तभी ईशानी की नज़रें कुछ अनजान चेहरे पर गई जो एकटक उसे देखकर ही स्माइल कर रहे थे। तभी रविकांत जी ने ईशानी को अपने पास बुलाया तो ईशानी ने उन पर से अपनी नज़रें हटा ली और अपने दादाजी के पास चली गई। दादाजी ईशानी को देखकर बोले, बेटा ये तुम्हारे नाना जी, नानी माँ। उन्होंने प्रवीण जी और रेणुका जी की तरफ दिखाते हुए बोला। फिर वो शेखर जी और नीलिमा जी की तरफ देख बोले, और ये तुम्हारे मामा जी और मामी है। वहीं अपने मामी जी की नाम सुनकर ईशानी को अपनी मोम की याद आ गई, क्यों ये काव्या की मोम की नाम भी तो था। अब जब दादाजी ने खुद उनसे मिलाया था तो ईशानी को अब उनसे मिलना ही था। इसलिए ईशानी ने सबको पॉलिटिकली ग्रीट किया और आशीर्वाद लेने के लिए जैसे ही नीच झुकी, रेणुका जी ने उसे रोक दिया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, उनकी जगह पैरों में नहीं होती। शेखर जी ने भी अपनी भांजी को प्यार से गले लगा लिया। ईशानी को पता नहीं क्यों पर आज इन सब के साथ उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था। तभी नीलिमा जी शेखर जी को ईशानी से दूर करते हुए बोली, अरे हम भी है लाइन में, हमें भी अपनी इकलौती भांजी से मिलना है। इतना कहकर उन्होंने भी ईशानी को प्यार से गले लगा लिया और उसके सिर को प्यार से चूमते हुए बोली, तुम बिल्कुल एक एंजल की तरह हो मेरी बच्ची। वहीं अबीर नाराजगी से बोला, मुझे भी मिलना है, अब अगर तुम सबका हो गया हो तो क्या मेरी प्यारी मासूम बहन को अकेले छोड़ोगे? तुम सब उसे परेशान कर रहे हो। उसकी बात सुनकर रेणुका जी बोली, नालायक कहीं कि हम कहाँ अपनी नातिन को पर कर रहे हैं, वो तो तुम हो जो अपनी इकलौती प्यारी सी बहन को परेशान कर रहे हो। उनकी बात सुनकर अबीर का मुंह बन गया। नीलिमा जी जैसे ही ईशानी से अलग हुई, अबीर जल्दी जाकर ईशानी के गले लग गया और बोला, मैं अपनी प्यारी बहन को हमेशा आप सब चिपकू लोगों से प्रोटेक्ट करूंगा। वहीं ईशानी और बाकी सब भी हैरानी से अबीर को देख रहे थे। ईशानी की चारों भाई तो जलन से पागल हो रहे थे कि कोई और उनकी बहन की ऐसे गले लगा हुआ है, और ईशानी अब भी शांत थी। उन्हें ये देखकर बुरा लग रहा था कि ईशानी जब उन्हें ऐसे ही गले लगने देगी। वहीं नंदिनी और जैकी भी हैरान थे कि ये लड़का कितना ओवर ड्रामा करता है। वहीं नंदिनी तो सोच रही थी कि अबीर जैकी से भी 2 कदम आगे है। रेणुका जी बोली, बस अब उसे बैठने दो। उनकी बात सुनकर अबीर थोड़ी उदासी के साथ ईशानी से अलग हो गया। दादी माँ अपने पास रखे बैग को ईशानी को देकर बोली, ये आपके लिए है बच्चे, आपका पहला गिफ्ट हमारी तरफ से। ईशानी लेना तो नहीं चाहती थी पर उनकी ज्यादा इंसिस्ट करने पर उसने जी के लिए, पर ब्रांड की नाम को देखकर वो एक्वायर्ड हो गई। वहीं बाकी दादाजी शेखर जी दोनों भाई ने भी ईशानी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया था। उनमें से एक ने लिमिट ब्लैक कार्ड भी था जो ईशानी के पास पहले से ही 2-3 ब्लैक कार्ड था, पर उनकी फोर्स करने पर ईशानी ने उसे भी रख लिया।
वहीं ईशानी को इतना सारा गिफ्ट मिलते देख प्रिया तो गुस्से और जलन से आग बबूला हो रही थी। क्या वो उनकी बायोलॉजिकल नातिन नहीं है, इस वजह से वो लोग उसे की भी गिफ्ट नहीं से रहे हैं? उसे ये सब बहुत अनफेयर लग रहा था। ये सारा प्यार, गिफ्ट, पैसा सब उसका होना चाहिए था, ईशानी की नहीं। वहीं आरती जी ईशानी को अपनी आंखों में नमी लिए देख रही थी। वहीं प्रवीण जी और बाकी सबको तो ईशानी बिल्कुल उनकी फैमिली और पर्सनैलिटी उनके पोते कबीर की तरह लग रही थी। वहीं किसी की नज़र अपने ऊपर महसूस करके ईशानी ने अपनी आंखें घुमा कर देखा तो ये आरती जी थी और सुकेत जी, जो दोनों उसे अपनी आंखों में कुछ इमोशंस लिए देख रहे थे। तभी ईशानी की नज़र आरती जी की साड़ी पर गई, जो उसे काफ़ी जानी पहचानी सी लग रही थी। तभी उसे याद आया कि ये वही साड़ी है जिसे उसने बहुत प्यार से उनकी जन्मदिन पर दिया था, पर उन्होंने इसे हाथ भी नहीं लगाया था और न ही उसकी प्यार से लिखी कार्ड को पढ़ा था। उसे देखकर ईशानी की यादें फिर से ताज़ा हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी दी हुई सस्ती साड़ी को आरती जी ने आज क्यों पहना है। अब ये साड़ी उनके लिए साथ नहीं है क्या? उसकी आंखों में पुरानी बातें सोचकर कुछ इमोशन आ गए, पर उसने उसे शो नहीं होने दिया और उन पर से अपनी नज़रें लता ली। वहीं आरती जी, जो ईशानी की उनकी तरफ देखने से खुद हो रही थी, पर ईशानी की फिर से उन पर से नज़रें फेर लेने से वो काफ़ी दुखी हो गई। आरती जी को इतनी उदास और उनकी आंखों में नमी देख सुकेत जी समझ गए कि ये किसके लिए है। उन्होंने आरती जी की हाथ पर हाथ रख दिया, उन्हें शांत कराने के लिए। आरती जी ने आज ये साड़ी इसलिए पहने थे ताकि ईशानी को अच्छा लगे कि उसकी दी हुई साड़ी को उसकी माँ ने पहना है, और शायद वो उनकी कोशिश देखकर थोड़ी उसकी गुस्सा और नफरत कम हो जाए। पर ईशानी को देखकर लग तो बह रहा था कि उसे इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला है, पर उन्होंने अपनी आंखों की नमी को छुपा लिया और मन में ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगी। वहीं अबीर को ईशानी से नॉन स्टॉप बातें किए जा रही था। वहीं ईशानी बस चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। उसे भी अनजाने में ही अबीर की बातों की आदत हो रही थी। वैसे भी उसका वेद भाई और बाकी भाई भी उससे ऐसे ही तो बात करते थे, और बाकी के लिए तो शिवम काफ़ी था। उसे शिवम और अबीर दोनों की नेचर बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। हाँ, शिवम भी तो ऐसा ही था जो हमेशा कुछ न कुछ अपनी बेवकूफ़ी करके ईशानी को हंसा देता था। जैसे अभी अबीर की बातें सुनकर भी ईशानी को हंसी आ रही थी, वहीं नंदिनी को भी हंसी आ रही थी, पर उसे हंसी अबीर की बातों से कम और ईशानी की चारों भाई और जैकी की शक्ल में जलन को देखकर आ रही थी। उसे अच्छे से समझ आ रहा था कि ईशानी की चारों भाई को ईशानी को अबीर के साथ इतना नॉर्मल बिहेव करता देख ही जलन हो रही थी। इतने दिन यहाँ रहकर वो इतना तो समझ गई थी कि ईशानी की चार भाई उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। वहीं जैकी को भी इस वक्त गुस्से के साथ साथ जलन भी हो रही थी। उसने मन ही मन सोचा, भाई बनने का कंपटीशन अभी तक क्या कम था जो ये और जोकर आ गया। अब क्या मुझे अपने बॉस को इसके साथ भी सहना पड़ेगा। कबीर भी ईशानी से बीच बीच में बात कर रहा था। उसे ईशानी इस वक्त कोई माफिया क्वीन नहीं बल्कि उसे उसने सिर्फ एक बहुत प्यारी और मासूम छोटी बहन नजर आ रही थी, जिसे वो हर वक्त हर सिचुएशन में प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। ईशानी के सिर पर हाथ फेर उसे अपने दिल में एक गर्माहट सी महसूस हो रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि एक छोटी बहन का प्यार कैसा होता है और उसे प्रोटेक्ट करने की फीलिंग कैसी होती है। इस वक्त उसके दिल में बस अपनी प्यारी बहन ईशानी को हर खुशी देने का मन कर रहा था, और एक भाई होने के नाते उसे प्रोटेक्ट करने का मन कर रहा था। वहीं उन दोनों से ईशानी को इतनी कंफर्टेबली बैठकर बात करते देख समीर, दर्शित, रेहान और अयान को बहुत बुरा लग रहा था। उनकी बहन उनकी तरफ देखती भी नहीं और ये सब सिर्फ उनकी एक गलत फैसला और कर्मों की वजह से हो रहा था। तभी प्रवीण जी रविकांत जी को देखकर बोले, मेरी नातिन बिल्कुल हम पर गई है। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल आपने नाना जी, मामा जी और भाइयों पर गया है। उनकी बात सुनकर रविकांत जी का मुंह बन गया। वो उन्हें देखकर घमंड और नाराजगी से बोले, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। समधी जी, मेरी पोती बिल्कुल हम यानी कि आपने दादाजी पर गई है। आखिर पोती किसकी है? हमारी रविकांत मेहरा की, हमारी इकलौती पोती। उनकी बात सुनकर प्रवीण जी का भी मुंह बन गया। वो उन्हें देखकर बोले, ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी नातिन आप पर गई है? उसमें हम जैसी रॉब है और एक अथॉरिटेटिव ऑरा है। उसके पास अपने मामा जी और दोनों भाई जैसा बिजनेस स्किल है। उनकी बात सुनकर रविकांत जी की भी आंखें सिकुड़ गई। वो उनकी तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल करके बोले, आप शायद भूल रहे हो मैं कौन हूँ। हम दोनों कभी बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे, और तब मैंने जीरो से स्टार्ट करके अपनी बिजनेस को इतना बड़ा किया है। भले ही कुछ साल बाद मेरी तबीयत खराब हो गई और बिजनेस कुछ वक्त के लिए लॉस में चला गया,
पर मुझे गर्व है अपने पोती ईशानी पर जो उसने इतनी कम उम्र में इतना बड़ा बिजनेस स्टैंड किया है। और मेरा पोता समीर भी तो फैमिली बिजनेस के साथ साथ अपने खुद का बिजनेस चलाता है। कुछ साल में वो भी एशिया की टॉप बिजनेसमैन में से एक होगा। उनकी बातों में ईशानी और समीर के लिए गर्व साफ झलक रहा था। वही समीर ने मन ही मन सोचा, मैं अपनी बहन जैसी नहीं हो सकती, मैं तो उसे प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। जब ईशानी ने ब्रांच शेयर लेने से मना कर दिया था तब समीर ने सोचा था कि अपनी कंपनी की 25% शेयर वो ईशानी की नाम कर देगा। पर ईशानी ही जी कॉर्पोरेशन की ऑनर है ये जानने के बाद उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। उसे लग रहा था ईशानी उसकी कंपनी की शेयर लेने से भी कहीं मना ना कर दे, पर उसने डिसाइड कर लिया था वो ज़्यादा शेयर ईशानी के नाम कर देगा। वहीं उन दोनों को इस तरह लड़ता देख सब ने अपना सिर ही पीट लिया। सच में ये दोनों तो बिल्कुल ईशानी की उन बाकी तीनों दादाजी की तरह ही लड़ रहे हैं। मामी जी और नानी जो इतनी देर से बैठकर प्रभा जी और आरती जी से बात कर रहे थे, वो नंदिनी को देखकर बोले, ये बच्ची ईशानी की दोस्त है ना। उन्हें नंदिनी काफ़ी अच्छी लग रही थी। रेणुका जी और नीलिमा जी ने एक दूसरे को देखा, उनकी आंखें चमक गई। नंदिनी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया तो रेणुका जी नंदिनी की हाथ पकड़ अपनी तरफ बैठा कर बोले, अरे बच्ची हमारे पास बैठो, वैसे काफ़ी प्यारी और खूबसूरत हो तुम। नंदिनी ने उनकी बात पर बस स्माइल कर दिया। वहीं अपने दादी माँ और मोम को इशारों में बात करते देख कबीर और अबीर दोनों समझ गए कि वो दोनों क्या करना चाहते हैं। अबीर ने अपने भाई को देखकर टेडी स्माइल किया, जैसे कहना चाहता हो, देखा अब तो दादी माँ और मोम यहाँ भी आपकी मैच मेकिंग का काम करने लगे गए। वहीं नंदिनी ने जैसे ही आपने डैड के नाम बोली तो सब हैरान हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि ये लड़की प्रेसिडेंट विश्वम्भर सहाय की नातिन होगी, पर रेणुका जी और नीलिमा जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वो तो खुश हो गए कि उन्हें इतनी अच्छी फैमिली की लड़की शायद कबीर के लिए मिल जाए और नंदिनी से बात करने लगे। उनकी बातों में ज़्यादातर कबीर का ही जिक्र था और ये सब देखकर ईशानी ने अपना सिर हिला दिया। उसे अपनी नानी माँ और मामी जी बहुत मासूम और मजाकिया लग रही थी। बीच बीच में वो ईशानी से भी प्यार से बात कर रहे थे। वही प्रवीण जी तो अपनी नातिन से बात करते थक नहीं रहे थे। उन्हें ईशानी में हर वो क्वालिटी नजर आ रही थी जो एक पावरफुल हायर में होना चाहिए। अब तक तो ईशानी भी उन सब से काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। वही प्रिया गुस्से में ये सब कुछ एक ही जगह बैठकर देख रही थी। सब ने उसे ऐसे इग्नोर कर दिया था जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। सबको बस ईशानी ईशानी करता देख उसे दिल ही दिल में बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ मोक्ष इस वक्त हॉस्पिटल की प्राइवेट एरिया में था। बाकी सब भी अब तक आ गए थे जयदेव जी से मिलने के लिए। रूम के बाहर वरुण और तेजस के साथ साथ तेजस की मोम, डैड रोहिणी साबरवाल और मनन साबरवाल भी खड़े थे। मोक्ष को देखकर वरुण खुश हो गया और बोला, क्या भाभी बाद में आएंगी? उसकी बात सुनकर मोक्ष बोला, हाँ वो बाद में आ जाएगी। मोक्ष ने तेजस की मोम, डैड को ग्रीट किया तो दोनों ने मोक्ष को गले से लगा लिया, क्योंकि दोनों ही मोक्ष को तेजस की तरह ही अपना बेटा मानकर प्यार करते थे। पांचों अंदर चले गए। मोक्ष को और बाकी सबको देखकर सब उनकी तरफ देखने लगे। इस वक्त रूम में सब मौजूद थे। रूम काफी बड़ा था, वहां पर सोफे भी लगे हुए थे ताकि रात को कोई भी आराम कर सके। मोक्ष को देखकर जयदेव जी खुश हो गए। वो मोक्ष को अपना पोता ही मानते थे। उन्होंने कभी वरुण और मोक्ष में कोई फर्क नहीं किया था। मोक्ष उनके पास जाकर बैठ गया। जयदेव जी मोक्ष को देखकर बोले, अब भी ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं बदला। उनकी बात सुनकर सबको हंसी आ गई। सब समझ गए कि जयदेव जी क्या कहना चाहते हैं। मोक्ष ने भी अपना सिर हिला दिया। वही रूम में कोई और भी था जो मोक्ष को एकटक देखे जा रहा था। क्या हुआ दी, आप उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं? डोंट वरी, वो आपके ही है, आज नहीं तो कल आपकी शादी मोक्ष जी से हो ही जाएगी, तब उन्हें जी भर के देख लेना। ये आवाज़ सुनकर वो लड़की जो एकटक मोक्ष को देख रही थी वो होश में आई और साइड में अपनी छोटी बहन को देखकर शर्मा गई। वहीं उनके पास अधेड़ उम्र की एक कपल बैठे थे, जिन्हें देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे। वो औरत अपनी दोनों बेटी की बातों को सुन रही थी। उसकी होंठों पर स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठी और मोक्ष के पास जाते हुए अपने बातों में मिठास घोलते हुए बोली, कैसे हो मोक्ष बेटा? मोक्ष ने उनकी तरफ देखकर कोई रिएक्शन ना देते हुए उसने अपना सिर हिला दिया। वहीं उस औरत को मोक्ष के पास जाते देख कल्पना जी और कनक जी जो वही साइड में खड़े थे उनका मुंह बन गया। ये औरत कोई और नहीं, सुधीर जी की बुआ की बेटी थी। सुधीर जी की बुआ की मौत एक एक्सीडेंट में हो गया था। उसके बाद जयदेव जी उन्हें अपने घर ले आए थे क्योंकि वो उस वक्त बहुत छोटी थी। आइए जानते हैं उनकी बारे में। संगीता गोयनका, सुधीर जी की बुआ की बेटी।
दिखने में तो अच्छी है पर इन्हें हर चीज में क्लास चाहिए और बहुत लालची है, जिस वजह से सुधीर जी और वरुण इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। पर जयदेव जी की बहन की आखिर निशानी की वजह से जयदेव जी को उनसे लगाव है, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं बोलते। नीलेश गोयनका, संगीता जी के पति ये भी अपनी बीबी की तरह बहुत चालक और लालची है। इनका खुद का बहुत बड़ा बिजनेस है पर इनकी नज़र रॉय फैमिली की प्रॉपर्टी पर भी है। मायरा गोयनका, संगीता जी की बड़ी बेटी, बाहर से वो सबको मासूम और बेचारी दिखती है, पर अंदर ही अंदर वो बहुत चालक है। उसकी सिर्फ एक ही सपना है कि कैसे वो मोक्ष को अपने प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ले। इसलिए वो राजवंश फैमिली के सामने हम खुद को एक शर्मीली और संस्कारी लड़की की तरह प्रेजेंट करती है, पर अंदर से एक नंबर की घमंडी है। उसके हिसाब से सिर्फ मौके वो ही मोक्ष की स्टैंडर्ड की है और मोक्ष के लिए भी सिर्फ वही बनी है। समीरा गोयनका, संगीता जी की छोटी बेटी, ये लड़की भी अपनी बहन की तरह बहुत घमंडी है। इसके हिसाब से मिडिल क्लास लोग उनके लिए कुछ भी नहीं है। संगीता जी सबको इग्नोर करके फिर से बोली, अरे तुम तो मायरा और समीरा से मिले ही नहीं। इतना कहकर उन्होंने मायरा और समीरा को अपने पास बुलाया। वो भी यही चाहती थी कि मोक्ष को मायरा पसंद आ जाए ताकि उनकी बेट राजवंश खानदान पर राज कर सके। अपनी मोम की इशारा मायरा समझ गई थी। वो शर्माने का नाटक करते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ आगे आई और बड़ी अदा से आपने बालों को कान के पीछे करके एक मासूम लड़की की तरह मोक्ष की तरफ आपने हाथ बढ़ाकर बोली, हेलो मोक्ष। उसे पूरा यकीन था कि मोक्ष उसे जरूर अच्छे से नोटिस करेगा। आखिरकार वो इतनी खूबसूरत और एलिगेंट जो थी। पर उसे हैरानी तब हुई जब मोक्ष ने उसे हाथ नहीं मिलाया और अपना सिर हिला दिया और आपने फोन देखने लगा। वही दक्ष और नव्या जो अभी अभी कैंटीन से आए थे, उन्हें हंसी आ रही थी मायरा पर। नव्या ने धीरे से दक्ष के काम ने बोली, ये लो एक और आ गई अपनी इंसल्ट कराने। इसे क्या लगता है भाई, इन जैसी छिपकली डायन जैसी शकल वाली की चाल को नहीं समझेंगे। उसकी बात सुनकर दक्ष को हंसी आ गई, पर उसने अपनी हंसी को कंट्रोल किया और अंदर चला गया। कल्पना जी और कनक को भी मन ही मन हंसी आ रही थी मायरा जैसी बेवकूफ लड़की पर। वहीं मायरा का चेहरा मोक्ष की इग्नोरेंस से पिला पड़ गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी जैसी खूबसूरत लड़की को मोक्ष ने इग्नोर कर दिया। उसने अपने हाथ को शर्मिंदगी से नीचे कर लिया। उसे बहुत इंसल्टिंग महसूस हो रहा था। वहीं मोक्ष की इस बिहेवियर से संगीता जी भी अंदर ही अंदर गुस्सा हो रही थी। उनकी बेटी लाखों में एक थी, मोक्ष उसे कैसे इग्नोर कर सकता है। तभी जयदेव जी बात को घुमाते हुए हंसते हुए बोले, मोक्ष की बिहेवियर ऐसा ही, उसे किसी का टच करना पसंद नहीं है। उनकी बात सुनकर मायरा जबरदस्ती मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं। तभी दक्ष बोला, जयदेव दादाजी ने सही कहा, तुम्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। वो क्या है ना, मोक्ष भाई को भमे सिवा किसी का उन्हें छूना पसंद नहीं है। दक्ष बोला, जयदेव दादाजी ने बिल्कुल सही कहा मिस मायरा, तुम्हें बुरा मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाई ऐसे ही है, उन्हें भाभी के सिवा किसी का भी छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दक्ष की बात सुनकर मायरा का चेहरा काला पड़ गया। उसके ऊपर जैसे दक्ष ने बॉम्ब फोड़ दिया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोक्ष ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है। और तो और दक्ष सबके सामने ये बोल रहा है। और तो और मोक्ष और बाकी सब भी दक्ष बात को मना नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि दक्ष सच बोल रहा है। वही संगीता जी की के ऊपर भी जैसे पहाड़ टूट गया था। उन्होंने तो सोचा था मायरा की शादी राजवंश खानदान में करा के वो राज करेगी, पर यहाँ को मोक्ष उनकी बेटी को देख भी नहीं रहा और वो किसी और को भी पसंद करता है। नीलेश जी का भी यही हाल था। वही समीरा को आपने दी के लिए बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि उसकी दीदी मोक्ष राजवंश से कितना प्यार करती है। मायरा अपनी आंखों में आंसू लिए मासूमियत से मोक्ष को देख रही थी। इतने सालों का प्यार क्या उसे नहीं मिलने वाला? क्या सच में मोक्ष उसे जरा भी पसंद नहीं करता? उसे अभी भी उम्मीद थी कि एटलीस्ट मोक्ष उसे एक बार तो देखेगा। पर मोक्ष तो मोक्ष था। उसे क्या फर्क पड़ता है किसी के कुछ सोचने ना सोचने से? वो तो मेल चेक करने में लगा हुआ था। मायरा ने अपनी नजरें घुमा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर संगीता जी को बहुत बुरा लग रहा था। वो स्माइल करते हुए दक्ष को देखते हुए बोली, तुम अच्छा मजाक कर लेते हो बच्चे। मोक्ष की गर्लफ्रेंड होती तो अब तक तो सबको पता चल चुका होता, पर अभी तक तो इस बारे में हम सब ने कुछ नहीं सुना। मैं ठीक कह रही हूँ ना मोक्ष बेटा? ये कहकर संगीता जी मोक्ष को देखने लगी। वहीं मायरा की आंखों में एक चमक आ गई, जैसे अभी मोक्ष की देगा कि दक्ष झूठ बोल रहा था। वो भी अपनी आंखों में उम्मीद लिए मोक्ष की तरफ देखने लगी, जैसे मोक्ष की जवाब पर उसकी उम्मीद टिकी हो। वही कल्पना जी और कनक जी तो मायरा की आंखों में आंसू देख जो वो सबको दिखाने की कोशिश कर रही थी।
और उसका ऐसा बर्ताव देखकर हैरान थे। उन्हें तो ये लड़की दीप्ति से भी बड़ी ड्रामेबाज लग रही थी। तभी मायरा की उम्मीद को तोड़ते हुए मोक्ष ने अपना सिर ऊपर उठाकर बोला, बिल्कुल नहीं, दक्ष सही बोल रहा है। मुझे मेरी होने वाली वाइफ के सिवा किसी का छूना पसंद नहीं है, और मेरी गर्लफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मैं किसी भी अनजान लड़की को टच करूं। इतना कहकर उसने फिर से अपना मेल चेक करना स्टार्ट कर दिया। वहीं मायरा की आंखों में और भी आंसू आ गए। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मोक्ष उसे किसी अनजान लड़की के साथ कंपेयर करता होगा। वो तो गैदरिंग में कितनी बार मोक्ष से मिल चुकी है, पर मोक्ष उसकी तरफ नहीं देखता था, पर उसकी नज़रें हमेशा मोक्ष के ऊपर ही होती थी। मोक्ष तो किसी भी लड़की की तरफ नहीं देखता था, इसलिए उसे लगता था कि उनकी फैमिली के बीच इतने अच्छे बॉन्डिंग है तो वो आगे चलकर जरूर मोक्ष की बीवी बन जाएगी। पर आज उसे मोक्ष से ऐसी बातों की उम्मीद नहीं थी कि मोक्ष उसे नोटिस भी नहीं करता हो। वही संगीता जी को भी बहुत बुरा लगा। वो मोक्ष की तरफ देखकर बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो मोक्ष बच्चे, तुम मायरा को बचपन से जानते हो, फिर भी तुम उसे अनजान क्यों कह रहे हो। उनकी बात सुनकर मोक्ष कुछ बोलता उससे पहले कनक जी बोली, मेरे पोते ने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी वो मायरा से कितनी बार मिला होगा, उसने तो मायरा से कभी हाय हेलो भी नहीं किया होगा, तो उसके लिए तो मायरा अभी अनजान ही है ना। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने अपना सिर हिला दिया। सच में उनकी बीबी सब कुछ मुंह पर बोले वाली है, और उन्हें तो उनकी यही अंदाज सबसे ज्यादा पसंद था। वहीं बाकी सबको तो संगीता जी और मायरा पर हंसी आ रही थी। तेज ने वरुण के कान में बोला, ये दादी माँ तो बेइज्जती करने की मूड में है, और तेरी ये बुआ और उनकी बेटी खुद की इंसल्ट कराने के लिए ही मोक्ष के पास गए थे। क्या इन्हें पता नहीं कि मोक्ष लड़कियों को इनडायरेक्टली बेइज्जत करने में कितना माहिर है। तेजस की बात सुनकर वरुण ने सिर हिला दिया। उसे अपनी ये लालची बुआ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, उसे एक बहन तो चाहिए थी। अगर मायरा और समीरा की नेचर और बिहेवियर अच्छी होती तो वो उन दोनों को बहुत प्यार देता, पर उन दोनों का नेचर और घमंडी बर्ताव के बारे में वरुण को अच्छे से पता था, इसलिए तो उसे कभी भी मायरा और समीरा से वो लगाव और जुड़ाव महसूस ही नहीं हुआ। वही दक्ष और नव्या तो आपने दादी माँ की बातों को सुनकर खुश हो रहे थे। गया वहीं उनकी बात सुनकर संगीता जी और मायरा का फेस पीला पड़। संगीता जी को बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था, फिर भी वो अपने चेहरे पर झूठी स्माइल लाकर बोली, आप गलत समझ रही है, मैं तो बस ये कह रही थी हम सब रिलेटिव हैं, हम गैदरिंग में कई बार मिले हैं, तो मोक्ष और मायरा भी एक दूसरे को जानते ही होंगे। मुझे नहीं पता था कि मोक्ष मायरा को नहीं जानता है। दिल ही दिल में तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपना गुस्सा सबके सामने नहीं दिखा सकती थी, खास करके कनक जी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ऐसी से जानती थी कि कनक जी की बातों को राजवंश फैमिली में कोई भी नहीं टालता। वो उनके अच्छी बनने की पूरी कोशिश कर रही थी। तभी मायरा मासूम बनते हुए अपनी आंखों में आंसू लाते हुए बोली, दादी माँ आप प्लीज मोम को गलत मत समझिए, उन्हें नहीं पता कि मैंने मोक्ष जी से कभी बात नहीं किया है। मायरा इस वक्त बहुत मासूम लग रही थी। वो जितना हो सके राजवंश फैमिली के सामने खुद को समझदार और मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी, ताकि अगर कनक जी या मोक्ष की मोम को वो पसंद आ गई तो उसका काम आसान हो जाएगा। वैसे भी कितने लोग अपने पहले प्यार से शादी करते हैं, अगर वो मोक्ष के फैमिली की एल्डर और बाकी सब का दिल जीतने में कामयाब हो गई तो उसे पास अभी भी एक चांस है मोक्ष की लाइफ में आने का। पर उसकी ये चालाकी कहाँ राजवंश फैमिली पर काम आने वाली थी। उन्हें अच्छे से पता था कि ये लड़की बाहर से जैसे दिखाने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, पर जयदेव जी को कहाँ ये सब पता था। उनके लिए तो मायरा उनकी नातिन थी, इसलिए उन्हें थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि उन्हें मायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मायरा मोक्ष को पसंद करती वन वोल। पर जब उन्होंने सुना कि मोक्ष ऑलरेडी किसी से प्यार करता है तो वो खुश भी थे कि एटलीस्ट मोक्ष को कोई पसंद तो आई। वही समीरा अपनी बहन की आंखों में आंसू देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी कि मोक्ष राजवंश उसकी बहन के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। उसके हिसाब से उसकी बहन को कोई भी लड़का मना ही नहीं कर सकता था। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर शशांक के साथ ईशानी अंदर आई। वहीं मोक्ष ईशानी को यहाँ देखकर शॉक हो गया, क्योंकि ईशानी को तो उसने अभी तक बताया ही नहीं था कि जयदेव जी को होश आ गया है, तो उसकी बेबी डॉल को किसने बताया। वहीं ईशानी को डीन राजवर्धन जी ने कॉल करके बता दिया था कि जयदेव जी को होश आ गया है, इसलिए रायचंद फैमिली के जाते ही ईशानी हॉस्पिटल के लिए आ गई थी। उसे उनका चेकअप भी करना था उनकी कंडीशन देखने के लिए। वहीं बाकी सब ईशानी को देखकर खुश हो गए। वहीं मायरा और समीरा को ईशानी को देखकर जलन होने लगी थी, क्योंकि ईशानी की खूबसूरती नेचुरली ही उन दोनों से बहुत ज्यादा थी।
समीरा के लिए उसकी मायरा दी ही सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए उसे अपनी दी से भी सुंदर लड़की को अपने सामने देखकर बहुत जलन हो रही थी। मोक्ष जल्दी से अपनी जगह से उठा और ईशानी के पास जाने लगा। उसे ईशानी के पास जाते देख मायरा और उसकी फैमिली को कुछ समझ नहीं आया। तभी मोक्ष ने जल्दी जाकर ईशानी को हग कर लिया। ये देखकर तो जैसे मायरा का मुंह हैरानी से खुला रह गया था, उसकी चेहरा और भी काला पड़ गया था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस ली। मोक्ष की बाहों में रहना का हक सिर्फ उसकी होना चाहिए था। वही समीरा और उसकी मॉम डैड भी ये सब हैरानी से देख रहे थे। वही राजवंश फैमिली और मोक्ष के दोस्तों को और फैमिली को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो मोक्ष को तो ईशानी को हक करते हुए सबके सामने वो कई बार देख चुके थे। कनक जी और कल्पना जी तो बहुत खुश थी आपने पोते को सबके सामने ईशानी पर ऐसे प्यार लुटाते देख। वही जयदेव जी हैरान तो थे, पर बाकी सबको देखकर वो समझ गए कि जरूर ये वही लड़की है जिससे मोक्ष प्यार करता है। मोक्ष ईशानी से थोड़ा अलग होकर बोला, मैंने तो तुम्हें कॉल नहीं किया तो फिर तुम्हें पता कैसे चला? आपने हब्बी की सवाल पर और आपने लिए इतनी चिंता देखकर ईशानी थोड़ी स्माइल करके बोली, मुझे डीन राजवर्धन जी ने कॉल किया था। उसकी बात सुनकर मोक्ष को राजवर्धन जी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसे पता था आज दिन भर ही उसकी बेबी डॉल कितनी बिजी थी, उसे रेस्ट करनी चाहिए था। फिर भी वो रात में यहाँ आ गई। तभी जयदेव जी बोले, अरे मोक्ष, क्या तुम मुझे नहीं मिलवाओगे अपनी पोता बहू से? उनकी बात सुनकर मोक्ष ईशानी को लेकर जयदेव जी की तरफ बढ़ गया। तभी तेजस आगे आकर बोला, अरे दादाजी, भाभी पहले भी यहाँ आ चुकी है और आपका सर्जरी भी तो भाभी जी ने ही किया है। उसकी बात सुनकर जयदेव जी के साथ साथ मायरा और उसकी पूरी फैमिली भी हैरान हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी लड़की सर्जरी भी कर सकती है। उन्हें तो ईशानी एक टीनेजर लड़की लग रही थी। मायरा और समीरा को तो ये सब झूठ लग रहा था, और ईशानी समीरा की एज की लग रही थी, कॉलेज स्टूडेंट की तरह। तभी तेजस आगे बोला, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भाभी दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा है। उसकी ये बात सुनकर तो फिर से सब हैरान हो गए। मोक्ष ईशानी के साथ जयदेव जी के पास चला गया। वही जयदेव जी तो हैरानी से ईशानी को देख रहे थे। जयदेव जी इस वक्त बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि इतनी कम उम्र की लड़की दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर है। डॉक्टर ईशा को भला कौन नहीं जानता, मेडिकल वर्ल्ड में तो उनसे मुकाबला करने वाला कोई था ही नहीं। ऐसा कहा जा सकता है मेडिकल फील्ड में लोग डॉक्टर ईशा को भगवान मात है। जिन्हें कोई ठीक नहीं कर सकता वो उन्हें ठीक कर सकती है। सुधीर जी और विनीता जी ने उन्हें बता दिया था कि उनकी सर्जरी डॉक्टर ईशा ने किया है। वो तो डॉक्टर ईशा से मिलना भी चाहते थे, पर उन्हें पता था कि डॉक्टर ईशा बहुत बिजी होंगी, पर उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर ईशा इतनी कम उम्र की होंगी, और ऊपर से वो भी उनके पोते मोक्ष की गर्लफ्रेंड होगी। वहीं मायरा को तो इस वक्त बहुत जलन हो रही थी। उसकी आंखों में मोक्ष के साथ ईशानी को देख आंसू आ गए थे, जैसे मोक्ष ने उसे धोखा दे दिया हो। वहीं संगीता जी भी ईशानी को घूर रही थी। उन्हें लग रहा था कि जरूर इस लड़की ने मोक्ष को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया होगा। ईशानी की कपड़े उन्हें नॉर्मल लग रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या ये लड़की मिडिल क्लास फैमिली से है? फिर उन्होंने अपना सिर झटक दिया, भला दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर ईशा मिडिल क्लास फैमिली से कैसे हो सकती है? समीरा को तो लग रहा था जैसे उसकी मासूम सी दी के साथ ही गलत हो रहा है, जिस वजह से उसे ईशानी पर गुस्सा आ रहा था। ईशानी को भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे अपनी जलती नज़रों से देख रहा है, पर ईशानी को क्या ही फर्क पड़ता, इससे वो जल्दी से जयदेव जी की चेकअप करने लगी। तभी जयदेव जी खुश होकर बोले, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वो लेजेंडरी डॉक्टर ईशा हो, और तुमने ही मुझे बचाया है। सच में मैं किस्मत वाला हूँ जो मेरी पोता बहू ने मुझे खुद बचाया है। सच में मेरा पोता मोक्ष बहुत लक्की है जो उसे तुम जैसी प्यारी और टैलेंटेड लड़की मिली है। उनकी बात सुनकर ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई और वो मोक्ष की तरह देख बोली, मैं भी बहुत लकी हूँ। सच में ईशानी खुद को लक्की मानती थी कि उसे उसका प्यार मोक्ष मिल गया। वही सब ईशानी की आंखों में मोक्ष के लिए प्यार साफ साफ देख पा रहे थे, जो वो सबके सामने उसे डिफेंड कर रही थी। वही मोक्ष अपनी आंखों में प्यार लिए ईशानी की तरफ देख रहा था। वो तो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। आज सबके सामने उसकी बीबी ने उस पर प्यार जताया था तो खुश तो होना ही था उसे। वही सब उन दोनों को खुश से देख रहे थे। कनक जी और कल्पना जी तो खुशी से उन दोनों की तरफ देखकर सोच रहे थे कि उनके दोनों बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। सबसे ज्यादा खुश तो नव्या और दक्ष ही लग रहे थे अपने भाई भाभी को इतने प्यार में देकर, पर उन्हें पता नहीं था कि कोई उनकी रिश्ते पर नज़र लगा कर बैठी है। ये कोई और नहीं मायरा थी जो खा जाने वाली नज़रों से ईशानी को घूर रही थी।
उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मोक्ष को कोई और देखे। उसने मन ही मन सोचा, कुछ भी करके मुझे इस लड़की डॉक्टर ईशा को मोक्ष की जिंदगी से निकालना ही होगा। मोक्ष सिर्फ मेरा है, मैं मौत को किसी और का होने नहीं दे सकती। वही तेजस जिसकी नज़र मायरा पर पड़ गई थी, जो इस वक्त ईशानी को ही देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, लगता है ये लड़की मारना चाहती है जो ये भाभी को ऐसे देख रही है। वो वरुण के पास जाकर धीरे से बोला, देख तेरी वो बहन कैसे मोक्ष और ईशानी को देख रही है। लगता है वो भी खुद का हाल उस चुड़ैल दीप्ति की तरह करना चाहती है। तू उसे पहले से समझा दे, अगर उसकी दिल में देवल मोक्ष के लिए कुछ भी है तो वो उसे निकाल दे, वरना मोक्ष उसे छोड़ेगा नहीं। और भाभी भी कोई आम लड़की नहीं जिसे ये पागल लड़की ऐसे देख रही है। माफिया क्वीन है, वो एक पल में बर्बाद करके रख देगी, इसलिए पहले ही समझा दे। उसकी बात सुनकर वरुण ने भी सिर हिला दिया, क्योंकि उसने भी मायरा की आंखों में मोक्ष के लिए कुछ देखा था। वो भी बहुत वक्त पहले से, जब भी वो किसी पार्टी में मिलते थे, मोक्ष उसे भले ही एक बार भी ना देखे, पर उसने मायरा को नोटिस किया था कि कैसे उसकी नज़र बार बार मोक्ष पर ही होती थी। पर कुछ वक्त से मायरा बाहर थी अपने स्टडीज़ के लिए, इसलिए उसे वार्न करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। पर उसने आज भी मायरा के आंखों में मोक्ष के लिए वह सब कुछ देखा था, जो शायद आगे चलकर उसके लिए ही खतरनाक हो। भले ही वो मायरा को अपनी बहन ना मानता हो, पर उसके दादाजी जयदेव जी अपनी भांजी संगीता जी और उनकी दोनों बेटी से प्यार करते थे। वो नहीं चाहता था कि मोक्ष के लिए मायरा कोई गलत कदम उठाए। वही दादाजी की आवाज़ से मोक्ष और ईशानी ने एक दूसरे से नजरें हटा ली। जयदेव जी ईशानी की तरफ देखकर मासूम चेहरा बनाकर बोले, मैं कब तक डिस्चार्ज हो सकता हूँ? मुझे इस हॉस्पिटल बेड पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उनकी बात सुनकर ईशानी कुछ कहती इससे पहले ही नरेंद्र जी बोले, तुझे आ ही तो होश आया है और तू अभी से डिस्चार्ज के बारे में पूछने लगा है। उनकी बात सुनकर जयदेव जी गुस्से से बोले, तो क्या तू चाहता है मैं इस हॉस्पिटल बेड पर हमेशा पड़ा रहूं? उन्हें गुस्से में देखकर ईशानी उन्हें शांत कराते हुए बोली, शांत हो जाए, आपका सर्जरी अभी अभी हुई है, आज ही तो आपका होश आया है। दादाजी सही कह रहे हैं, आपको कुछ दिन यहाँ ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और ठीक टाइम पर सारी मेडिसिन लेना होगा। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, तब तक आपको गुस्सा भी नहीं करना है। उसकी बात सुनकर जयदेव जी चुप हो गए। उन्होंने बच्चों की तरह अपना मुंह फुला लिया। उन्हें इस तरह बच्चों के जैसा बिहेव करते देख ईशानी को हंसी आ रही थी। वही ईशानी की बात सुनकर नरेंद्र जी ने जयदेव जी को एक चिढ़ाने वाली स्माइल पास किया, जैसे कहना चाहते हो, देखा मेरी पोता बहू भी मेरी साइड है। उनकी स्माइल देखकर जयदेव जी और भी ज्यादा चिढ़ गए और अपना मुंह और भी ज्यादा फुलाते हुए बोले, तुम उस नरेंद्र के बच्चे नहीं बूढ़े की साइड ले रही हो, इसलिए तुम उसकी तरह हो बोल रही हो। मैं भी तुम्हारा दादाजी हूँ, तुम्हें हम दोनों के लिए सेम रूल बनानी चाहिए, तुम्हें हम दोनों को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने अपनी भौहें चढ़ा ली और गुस्से से बोले, मैं नहीं, तुम बूढ़े हो, मैं तो अभी भी बिल्कुल जवान हूँ, बिल्कुल फिट एंड फाइन। और मेरी पोता बहू हम दोनों को इक्वली ट्रीट क्यों करे? तुम उसकी पेशेंट हो, मैं नहीं, जो वो मुझे भी तेरे जैसा ही ट्रीट करे। उन दोनों को बच्चे जैसा झगड़ते देख सब हंस रहे थे। सालों बाद उन्हें फिर नरेंद्र जी और जयदेव जी के बीच इसी बच्चों वाली लड़ाई देखने को मिली थी, इसलिए वो सब तो इसे अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी ईशानी बोली, ठीक है, मैं कुछ मेडिसिन और मेडिकेशन दूंगी, जिसे फॉलो करके आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर सकते हैं और जल्दी ही यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जा सकते हैं दादाजी। उसकी बात सुनकर जयदेव जी बहुत खुश हो गए और नरेंद्र जी की तरफ देखकर एक टेढ़ी स्माइल करके बोले, देखा आखिर मेरी होने वाली पोता बहू मेरी कितनी फिक्र करती है और मेरे बारे में कितना सोचती है। उसकी बात सुनकर नरेंद्र जी चिढ़ गए। वो कुछ कहने वाले थे, तभी वरुण बोला, बस दादाजी आप दोनों अब चुप हो जाए। फिर जयदेव जी को देखकर बोला, भाभी ने आपको ज्यादा बात करने से मना किया था, अब आप अगर घर जाना चाहते हैं तो आपको उनकी बात तो माननी ही पड़ेगी। वहीं मायरा, समीरा और उसके मोम डैड तो इस वक्त गुस्से और जलन में ये सब कुछ देख रहे थे। ईशानी को सबकी अटेंशन मिलता देख मायरा दिल ही दिल में बहुत गुस्सा हो रही थी, पर वो ये बात किसी को दिखा नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप सब कुछ अपनी जलती निगाहों से देख रही थी। इस बात से अनजान की तेजस और वेद के साथ साथ कनक जी और कल्पना जी ने भी ये नोटिस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ रायचंद विला मेहरा मेंशन से आने के बाद सब हॉल में बैठे हुए थे। अबीर बोला, सच में मेरी बहन कितनी प्यारी और टैलेंटेड है, और मुझे तो वो प्रिया बिल्कुल भी अब नहीं लगी, एक नंबर की चालक लोमड़ी लग रही थी वो। मैंने नोटिस भी किया था कि कैसे वो गुस्से से मेरी मासूम बहन ईशानी को देख रही थी
और जब हम सब ने ईशानी को गिफ्ट दे रहे थे तब भी वो गुस्से और जलन से ईशानी को देख रही थी। उसकी बात सुनकर नीलिमा जी ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। ये बात तो कबीर ने भी नोटिस किया था कि कैसे प्रिया ईशानी को देख रही थी, और इतने सालों से बिजनेस अंडरवर्ल्ड में रहने के बाद उसे लोगों की नीयत को पहचानना अच्छी तरह से आता था। इसलिए वो बता सकता था कि प्रिया की इंटेंशन ईशानी को लेकर बिल्कुल भी सही नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उसे और भी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। प्रिया के साथ रहकर ईशानी जब इस घर में थी तब उसकी लाइफ अच्छी नहीं रही होगी। तभी रेणुका जी बोली, और ईशानी की वो दोस्त नंदिनी, वो बच्ची भी कितनी प्यारी थी और अच्छी घर की भी। मुझे तो वो बहुत पसंद आए अपने कबीर के लिए। उसकी बात सुनकर अबीर को खांसी आ गई। वो हैरानी से अपनी माँ और दादी माँ को देखकर बोला, तो इसका मतलब जो मैं सोच रहा था वो सही है। आप लोग इसलिए उनसे इतनी बात कर रहे थे। वहीं कबीर को तो उनकी बातों से जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो अभी भी इमोशनलेस बैठा हुआ था। अबीर की बात सुनकर रेणुका जी बोली, और नहीं तो क्या, ये नालायक तो आज तक इसे कोई पसंद नहीं आई। पता नहीं कब तक तुम दोनों गद्दे सिंगल रहोगे। अरे जब तुम्हारे दादाजी तुम्हारी एज में थे तब तक हम दोनों प्यार करके शादी कर चुके थे, और तुम दोनों पता नहीं किस पर गए हो जो अभी तक सिंगल हो। इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना मैं ही तुम दोनों के लिए रिश्ता ढूंढ लूं। उनकी बात सुनकर अबीर बोला, आप चाहे मेरे लिए ढूंढ दीजिए दादी माँ, वैसे भी अब तो मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए ना। कबीर भाई के दिल तो ऑलरेडी कोई है, जब वो मिल जाएगी तब बना लिया उसे मेरी भाभी। उसकी बात सुनकर सब हैरानी और शौक से कबीर को देखने लगे। वही कबीर इस वक्त अपने खा जाने वाली गुस्से भरी नजरों से अबीर को ही घूर रहा था। उसका मन कर रहा था अपने इस बड़बोले भाई को अभी बाहर फेंक दे। वहीं अबीर ने तो अपने मुंह पर हाथ रख दिया था। अब उसे रियलाइज हुआ था कि फ्लो में उसने क्या क्या बोल दिया। अब तो उसका भाई उसे जिंदा नहीं छोड़ने वाला था। उसने अपनी नजरें घुमाकर अपने कबीर की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तो यहाँ से उठकर जाने में भी देर हो गई थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि उसकी डैड माँ और माँ पूरी बात जानने से पहले उसे यहाँ से जाने नहीं देंगे। उसने डर से अपना थूक गटक लिया और मन ही मन सोचने लगा कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अब तो ये सब मिलकर उस पर सवालों की बारिश कर देंगे। और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही वो वहां से उठने वाला था, उससे पहले ही दादी माँ ने उसकी हाथ को पकड़ लिया और कल्पना जिया कर उसकी साइड में बैठ गई। दोनों ही उसे बहुत एक्साइटेड और क्यूरियस भरी नजरों से देख रहे थे। दादी माँ कबीर की तरफ देखकर बोली, कौन है वो, बताओ मुझे। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। और कहाँ से है वो, क्या नाम है उस लड़की का। अपनी दादी माँ की सवाल सुनकर कबीर का सिर दुखने लगा था। उसे इस वक्त अबीर को मारने का मन कर रहा था। आखिरकार ये सब उसकी वजह से ही तो हो रहा था। वहीं नीलिमा जी ने भी अबीर को देखकर एक्साइटेड होकर पूछा, कौन है जिसे कबीर पसंद करता है और मुझे इस बारे कुछ क्यों नहीं पता। आपनी मोम की सवाल सुनकर और उन्हें इतना एक्साइटेड देखकर अबीर को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वहीं कबीर भी आपने दादी माँ की सवाल से घिरा हुआ था। वहीं शेखर जी और प्रवीण जी भी उसे देख रहे थे और उसकी जवाब का इंतजार कर रहे थे। ये देखकर कबीर और भी ज्यादा चिढ़ गया। वो अपने जगह से उठते हुए बोला, अगर आपको जानना है तो अबीर से पूछिए, वो आपको सब कुछ बता देगा। इतना कहकर कबीर अबीर को घूरते हुए वहां से जाने लगा। उसे इतनी हड़बड़ी में जाते हुए देखकर नीलिमा जी और रेणुका जी को हंसी आ रही थी। उन्हें लगा नहीं था उनका पोता जो इतना खतरनाक और एरोगेंट इंसान है वो एक लड़की की बात आने पर ऐसे भाग जाएगा। रेणुका जी बोली, अरे कम से कम उस लड़की का नाम तो बता के जा नालायक, ताकि हम उसके घर रिश्ता लेकर जा सके। उनकी बात सुनकर कबीर के जाते हुए कदम रुक गए। उसके दिमाग में एक लड़की की खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा। उसकी हंसी इतनी प्यारी थी कि कबीर उसमें हमेशा खो जाता था। वो बिना मूड ही बोला, रीति नाम है। इतना कहकर वो बिना मुड़े ही वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रेणुका जी बोली, चलो इस गद्दे की मुंह से कम उस लड़की का नाम तो निकला। उनकी बात सुनकर अबीर हंसते हुए बोला, इस नाम के अलावा उस लड़की के बारे में कुछ और पता होता तो बोलते ना। उसकी बात सुनकर सब कंफ्यूज हो गए। नीलिमा जी आपने आंखें छोटी करते हुए अबीर को घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, कबीर को उस लड़की की नाम के अलावा उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। बाकी सब भी अबीर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। रेणुका जी भी उसे घूर रही थी। सबको खुद को ऐसा घूरता पाकर अबीर थोड़ा सकपका गया, फिर झूठी हंसी हंसते हुए बोला, मैं सच कह रहा हूँ, भाई को सिर्फ भाभी की नाम के अलावा कुछ नहीं पता। उसकी बात सुनकर रेणुका जी और नीलिमा जी मायूस हो गए। एक तो कबीर को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी,
और एक लड़की पसंद आए भी तो वो भी उसके नाम के अलावा उन्हें कुछ नहीं पता, तो अब वो उस लड़की को कहाँ ढूंढेंगे और उसके घर रिश्ता लेकर कैसे जाएंगे, सोचकर दोनों ने अबीर को गुस्से से देखा। सच में उनके दोनों पोता नालायक है, एक नंबर के गद्दे हैं जो इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बाद की माफिया में होने के बाद भी एक को अपनी पसंद की लड़की की नाम के सिवा कुछ नहीं पता और दूसरे की तो कोई गर्लफ्रेंड बनी ही नहीं है। अब तो उन्हें ये भी डाउट होने लगा था कि उनके ये दोनों पोते शादी भी करेंगे या ऐसे ही सिंगल रह जाएंगे। तभी दादाजी बोले, कहीं तुम दोनों हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो ताकि हम सब कबीर के लिए कोई रिश्ता ही ना ढूंढे। उनकी बात सुनकर अबीर अपना सिर हिलाकर बोला, नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, भाई एक लड़की को पसंद करते हैं। वो लड़की सच में काफ़ी खूबसूरत थी पर उन्होंने अपने नाम के सिवा कुछ भी नहीं बताया था। भाई ऑस्ट्रेलिया में उनसे मिले थे। भाई ने बाद में उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश किया था पर वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। उसकी बात सुनकर सब फिर से मायूस हो गए। उन्हें खुशी भी थी कि कोई तो उनके एरोगेंट पोते कबीर को पसंद आई, पर दुख इस बात का था कि वो लड़की उसे मिल नहीं रही है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जयदेव जी तो ईशानी से बात करके बहुत खुश थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि मोक्ष ईशानी को क्यों इतना पसंद करता है। सच में उन्हें भी ईशानी मोक्ष के लिए बहुत पसंद आई थी। ईशानी जैसी प्यारी लड़की, उन्हें ईशानी दूसरी लड़कियों से बिल्कुल अलग लगी। ईशानी बिल्कुल भी दूसरी अमीर लड़कियों की तरह नहीं थी। ईशानी की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और उसकी पावरफुल ऑरा उसे सबसे खास बनाती थी, जो दूसरी अमीर लड़कियों में तो बिल्कुल भी नहीं था। ईशानी को साइंटिस्ट थॉमस की तरफ से कॉल आया तो वो बाहर चली गई। मोक्ष जानता था कि जरूर ईशानी को कोई जरूरी कॉल आया होगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और जाकर सोफे पर बैठ गया। वहीं मायरा ने जैसे ही देखा कि ईशानी बाहर चली गई है और मोक्ष अभी भी यही है, वो भी बहाना बनाकर बाहर की तरफ चली गई। उसके पीछे पीछे समीरा भी चली गई। किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वहीं मोक्ष ने तो उनकी तरफ एक नज़र देखा तक नहीं था, इसलिए उसे तो कुछ पता नहीं चला, पर तेजस की आंखें सिकुड़ गई। उसने वरुण को इशारा किया जिसे वरुण अच्छे से समझ रहा था। वहीं ईशानी बाहर फोन पर बात कर रही थी। वहीं जैकी जो ईशानी के साथ आया था वो बाहर ही खड़ा था और किसी के साथ फोन पर झगड़ा कर रहा था। वहीं ईशानी को बाहर अकेली देखकर मायरा की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई, पर उसने उसे बखूबी छुपा लिया और ईशानी की तरफ अपनी कदम बढ़ा दिए। समीरा भी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसे तो ईशानी को देखकर जलन और गुस्सा दोनों आ रहा था। वहीं जैकी की नज़र जैसे ही उन दोनों पर गई जो उसकी बॉस की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी आंखें छोटी हो गई। उसने जल्दी से आपने फ़ोन रख दिया और आकर उन दोनों के सामने खड़ा हो गया। उसे ये दोनों लड़कियां बिल्कुल उस डायन प्रिया की तरह लग रही थी जो हमेशा उसकी बॉस को खा जाने वाली नज़रों से देखती रहती थी। जैकी को आपने सामने खड़ा देख दोनों बहन को गुस्सा आ रहा था। ऐसे भी वो दोनों जैकी को जानते नहीं थे कि वो है कौन, कितना बड़ा शैतानी दिमाग है उसके पास। समीरा गुस्से से बोली, हेयो, कौन हो तुम और ऐसे हमारे सामने क्यों खड़े हो, हटो सामने से। मायरा को भी गुस्सा आ रहा था पर उसने अपने गुस्से को छुपा लिया। तभी जैकी भी आपने आंखें छोटी करके घमंड से बोला, ओह हेलो डायन आंटी, मैं कौन हूँ ये जानने की ज़रूरत तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम दोनों मेरी बॉस की तरफ क्यों जा रहे हो जब वो कोई इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे हो? तब तो हम सबकी भी हिम्मत नहीं होती उनके पास जाने की, और तुम दोनों मुंह उठा के चले जा रहे हो। जैकी की बात सुनकर मायरा और समीरा दोनों को गुस्सा आ रहा था। क्या मतलब वो दोनों कहाँ से इस लड़की को चुड़ैल और आंटी नजर आ रहे हैं? लड़के उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं और ये लड़का उन्हें चुड़ैल और आंटी कह रहा है। मायरा अपने गुस्से को दबाते हुए बोली, मैं बस ईशानी से कुछ बात करने जा रही, तुम उसके असिस्टेंट हो या बॉडीगार्ड? क्या उसने तुम्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाया? उसकी बात सुनकर जैकी को गुस्सा आ गया। जब भी कोई उसकी बॉस के बारे में कहता था कि उसने उसे ये नहीं वो नहीं सिखाया, तब उसे बहुत गुस्सा आ जाता थे। वो मायरा को देख गुस्से से बोला, मेरी बॉस ने मुझे क्या सिखाया और क्या नहीं, ये सब तुम्हें क्यों जानना है? वो गुस्से में आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे से ईशानी की आवाज़ आई, जैकी कॉम डाउन। ईशानी की आवाज़ में भी एक शांति और रौब एक साथ थी। जैकी ने मुड़ कर देखा तो उसकी बॉस उसके पास ही चलकर आ रही थी। ईशानी की इशारे करने पर जैकी शांत हो गया, पर अभी भी उसे मायरा और समीरा पर गुस्सा आ रहा था। वहीं ईशानी उनके पास आते हुए इंडिफरेंस के साथ बोली, आपको मुझसे क्या बात करनी थी मिस मायरा गोयनका? उसकी आवाज़ में एक अथॉरिटेटिव ऑरा था जो मायरा और समीरा दोनों को थोड़ा डरने पर मजबूर कर दिया था। पर दोनों ने उस डर को साइड में किया और मायरा ने एक नज़र जैकी को देख जिसका यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। मायरा शांत आवाज़ में बोली, क्या हम कहीं अकेले में बात नहीं कर सकते?
उसका इशारा साफ साफ जैकी की तरफ था। वहीं उसकी बात सुनकर जैकी को फिर से गुस्सा आने लगा। तभी ईशानी बोली, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जैकी सिर्फ मेरा असिस्टेंट नहीं है, वो मेरा छोटा भाई भी है, सो आप अपनी बात कंटिन्यू कर सकते हैं मिस मायरा। उसकी बात सुनकर जैकी खुश हो गया। उसे इसी बात का तो इंतजार था। उसकी बॉस हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती थी और जब भी कोई उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता उसकी बॉस तुरंत उसकी बॉस से एक प्रोटेक्टिव प्यारी बहन बन जाती थी। इसलिए तो जैकी सबके सामने इतना घमंड और बेफिक्र में रहता था, क्योंकि वो जानता था उसकी बॉस सब कुछ संभाल लेंगी। ईशानी की बात सुनकर समीरा और मायरा ने एक नज़र जैकी को देखा। समीरा बोली, क्या तुम इतनी लो स्टैंडर्ड की हो जो अपने असिस्टेंट को भाई बना लेती हो? तुम्हारी खुद का कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या? मैंने तो सुना था दुनिया की सबसे बेस्ट डॉक्टर ईशा हो तुम, फिर भी तुम अपने एम्प्लॉय को ऐसे सर पे चढ़ा कर रखती हो। पता नहीं मोक्ष जी ने तुम में ऐसा क्या देख लिया जो वो तुमसे प्यार करने लगे। वहीं समीरा की बात सुनकर मायरा मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मायरा समीरा की तरफ देखकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए समीरा। कुछ लोग ऐसे ही होते, वो हमारी तरह हाई स्टैंडर्ड की अच्छे मैनर्स वाले नहीं होते, पर तुम्हें उनकी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। मायरा इनडायरेक्टली जैकी और ईशानी को लो स्टैंडर्ड और इल मैनर्स वाली कहकर बेइज्जती कर रही थी, पर दिखा इसे रही थी जैसे वो समीरा को समझा रही है, और ये बात ईशानी को अच्छे से पता थी। फिर मायरा ईशानी की तरफ देखकर अच्छी बनने का नाटक करते हुए बोली, अब जब नाम की ही सही तुम मोक्ष जी की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उनकी रेपुटेशन का भी ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें पता है ना मोक्ष जी कितने बड़े खानदान से, तो तुम्हें उनकी डिग्निटी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे छोटे मोटे असिस्टेंट को ऐसे पब्लिक में भाई नहीं बोलना चाहिए। उसकी बात सुनकर जैकी को आज बहुत बुरा लग रहा था। इतनी बेइज्जती तो प्रिया ने भी नहीं की थी उसका जितना ये लड़की कर रही है। ऊपर से अपनी बॉस की बेइज्जती देखकर जैकी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहीं उनकी बात सुनकर ईशानी की आंखें सख्त हो गई थी। जब बात उसकी अपनों की आती थी जिन्हें ईशानी अपना मानती थी, तब ईशानी अपने माफिया क्वीन की रूप में आ जाती थी। उसके बाद तो उसे फर्क भी नहीं पड़ता था कि उसके सामने कौन है, और ईशानी ये भी अच्छे से समझ गई थी कि ये लड़की उसके हब्बी के पीछे पड़ी है। अगर वो सिर्फ मोक्ष को पसंद करती तो शायद वो इस लड़की को छोड़ भी देती, पर इस लड़की की इंटेंशन ईशानी को साफ पता चल रही थी कि ये लड़की कैसी है और क्या करने की कोशिश कर रही है। और उसने जैकी की इंसल्ट भी की। ये सब तो ईशानी की बर्दाश्त के बाहर था। वहीं ईशानी की कठोर और लाल होती आंखों को देखकर मायरा और समीरा एक पल के लिए डर गए। ईशानी के आसपास का मर्दस औरा उन्हें डर से पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक लड़की की ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग न कैसे हो सकता है। ईशानी ने अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज किया, फिर वो मायरा को अपनी कोल्ड आंखों से देखकर अपनी भयानक आवाज में बोली, आप दोनों को दूसरों की रेपुटेशन की बहुत फिक्र है लगता है गोयनका फैमिली के पास कुछ ज़्यादा ही पैसा आ गया है। समीरा और मायरा को तो इस वक्त ईशानी बातों से और आवाज़ से बहुत डर लग रहा था। उन्होंने तो सोचा था ईशानी कोई नॉर्मल लड़की है जिसकी खूबसूरती देखकर मोक्ष ने उसे गर्लफ्रेंड बना लिया है, पर उसकी भयानक आवाज़ उन्हें अंदर तक डरा रहा था। तभी कुछ गाइस वहां आ गए और उन दोनों को पकड़ लिया। उन गार्ड्स को देखकर समीरा और मायरा को अंदर से डर लगने लगा था, क्योंकि उन्होंने इस स्पेशल गार्ड्स के बारे में कई बार अपने डैड से सुना था, जिनकी ड्रेस कोड पर यूनिक वे क्वीन लिखा होता था। ये गार्ड्स तो माफिया क्वीन की है, पर उन लोगों ने उन्हें क्यों पकड़ रखा है? मायरा हिम्मत करके बोली, तुम लोगों ने हमें क्यों पकड़ा है? तभी ईशानी की खतरनाक आवाज आई से सॉरी टू हिम। उसकी आवाज इतनी कोल्ड थी कि डर से मायरा और समीरा का पसीना छूट रहा था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि एक मामूली सी असिस्टेंट को वो लोग माफी मांगेंगे। समीरा हिम्मत करके बोली, तुम चाहते हो हम इस मामूली सी असिस्टेंट से माफी मांगे? उसने इतना ही कहा था कि ईशानी ने आपने एक गार्ड को इशारा किया तो उसने समीरा को एक थापड़ लगा दिया। उस एक थापड़ में समीरा की कान मानो सुन हो गया था। वहीं मायरा को उम्मीद नहीं थी कि ये जानने के बाद भी कि वो दोनों गोयनका फैमिली और रॉय फैमिली की प्रिंसेस है, ईशानी उन्हें गार्ड्स के कहकर पिटवाएगी। मायरा हिम्मत करके बोली, ईशानी तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि हम कौन है? क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम्हारी ये घटिया और एग्रेसिव बिहेवियर देखने के बाद मोक्ष तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल देंगे? मायरा की बात सुनकर ईशानी ने एक टेढ़ी स्माइल की और मायरा को देख ठंडी आवाज में बोली, लगता है तुम दोनों को थोड़ा कम सुनाई देता है। आई शेड अपोलाइज टू हिम। वहीं जैकी को समीर को थापड़ खाते देख बहुत मजा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था वो भी बहती गंगा में हाथ धो ले।
और समीरा और मायरा को दो दो थापड़ लगा दे। पर अपने बॉस की वजह से चुप था, उसकी बॉस पनिशमेंट दे रही है तो उसे बीच में नहीं आना चाहिए। ईशानी की बात सुनकर मायरा हैरान हो गई। समीरा, जिसे अभी अभी समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ, वो भी हैरान थी। आज तक किसी ने भी उसे थापड़ नहीं मारा था। वो अपनी फैमिली में किसी प्रिंसेस की तरह नाजुक से बड़ी हुई थी। उसे लगा नहीं था कि कभी कोई उसे भी थापड़ मरेगा। ये तो वो थी जो मिडिल क्लास फैमिली की बच्चों को परेशान करती थी, कभी कभी थापड़ भी मार देती थी। आज उसके साथ वही हो रहा था जो उसने दूसरों के साथ किया था। मायरा को समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी के अंदर इतना गट्स कहाँ से आया जो वो उन दोनों को ऐसे मार खिला रही है। क्या उसे सच में डर नहीं कि उसकी इस खराब मैनर्स और एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से मोक्ष उससे नाराज हो जाएगा या उसे छोड़ देगा? क्या उसे राजवंश फैमिली की रेपुटेशन का भी डर नहीं है? तभी उसकी नज़र वहां आते हुए तेजस, मोक्ष और अपने भाई वरुण पर गई। तो उसकी दिमाग में शैतानी ख्याल चलने लगा कि कैसे वो ईशानी को सबके सामने नीचे गिराए और उसकी रेपुटेशन को सबके सामने खराब करे। वो ईशानी की तरफ देखकर अपनी मासूम चेहरा बनाते हुए बोली, ईशानी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तो बस ये बोला था कि तुम मोक्ष जी की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हें उनकी रेपुटेशन और डिग्निटी पर ध्यान देना चाहिए। तो तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? तुम्हें इन गार्ड से कहकर समीरा को तो थापड़ भी मरवाया। तुम्हें इतना एग्रेसिव और रुड नहीं होना चाहिए। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। इस वक्त वो सच में मासूम और दयनीय लग रही थी। अगर कोई और होता तो जरूर सोचता कि ये लड़की बहुत मासूम है जिसके साथ ईशानी गलत कर रही है। मायरा बस यही चाहती थी कि मोक्ष जाने की ईशानी कैसी लड़की है जिसके अंदर कोई मैनर्स नहीं है। वो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब मोक्ष जरूर ईशानी पर गुस्सा हो जाएगा। वहीं मोक्ष की आंखें छोटी हो गई थी मायरा की बात सुनकर, क्योंकि तेजस, वरुण और मोक्ष ने थोड़े दूर खड़े हुए सुन लिया था कि कैसे समीरा और मायरा जैकी और ईशानी की इंसल्ट करने की कोशिश कर रही थी और कैसे मायरा अपनी बातों में मोक्ष की रेपुटेशन की बात बार बार कर रही थी और कह रही थी नाम की ही सही ईशानी मोक्ष की गर्लफ्रेंड है। और इस बात से मोक्ष का गुस्से का पर बढ़ रहा था। उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि कोई असकी बीबी की इंसल्ट करे या उसे सिर्फ उसकी नाम की गर्लफ्रेंड बोले। वो सिर्फ अपनी बीबी की वजह से चुप था, क्योंकि उसकी बीबी उनकी शादी के बारे बाद में अभी रिवील नहीं करना चाहती थी। वरना उसका तो मन कर रहा था कि पब्लिकली ईशानी को अपनी वाइफ अनाउंस कर दे। मोक्ष ईशानी के पास आकर उसकी हाथ को पकड़ लिया और सामने की सीन को देखने लगा। वहीं मायरा जो सोच रही थी मोक्ष जरूर अब ईशानी पर गुस्सा करेगा, पर मोक्ष को इतनी शांति और प्यार ईशानी की हाथ पकड़ता देख मायरा शक हो गई। शौक तो समीरा भी हो गई थी, क्योंकि उसे भी लगा था कि मोक्ष उन्हें बचाएंगे। दोनों ने मोक्ष को देख फिर वरुण को देखा। उन्हें लगा वरुण जरूर कुछ करेगा, पर वरुण ने भी अपना सिर हिला दिया। उसने तो सोचा था यहाँ से जाते वक्त वो मायरा को समझाएगा, पर इन दोनों लड़कियों को तो जैसे चैन ही नहीं है जो इन्होंने हॉस्पिटल में ही ईशानी से पंगा ले लिया। समीरा अपने भाई को देखकर चिल्लाते हुए बोली, भाई, इनसे कहिए हमें छोड़ने के लिए। देखिए कैसे इन्होंने हमें पकड़ रखा है और मुझे थापड़ भी मार है। वरुण और तेजस, जिन्होंने देखा कि कैसे मायरा और समीरा उनकी भाभी की इंसल्ट कर रही थी, दोनों ने जिससे घूरकर दोनों बहनों को देख वरुण गुस्से से बोला, ये बात तुम्हें दूसरों की इंसल्ट करने से पहले सोचनी चाहिए थी। अब अगर तुम दोनों और मार नहीं खाना चाहते हो तो चुपचाप ईशानी भाभी और जैकी से माफी मांगो। आपने भाई की बात सुनकर दोनों फिर से शक हो गए। क्या उनकी भाई भी उनकी मदद नहीं करेगा? क्या वो भी इस ईशानी को इतना पसंद करता है? अब उन दोनों समझ आ गया कि यहाँ कोई भी उनकी हेल्प नहीं करने वाला। मायरा ने अपनी आंसू भाई आंखों से मोक्ष की तरफ देख जो प्यार से ईशानी की हाथ को सहला रहा था और उन दोनों को गुस्से से डिसिस्टिंग नज़र से देख रहा था, जैसे वो दोनों कोई जोकर या कचरा हो। वो अभी थापड़ नहीं खाना चाहती थी मोक्ष के सामने, इसलिए उसने ईशानी की तरफ देखकर अपनी गुस्से को दबाते हुए बोली, सॉरी मिस ईशानी, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया। फिर जैकी की तरफ देखकर भी उसने सॉरी बोला। उनकी सॉरी सुनकर जैकी ने सिर हिला दिया और बड़ापन दिखाते हुए बोला, ठीक है ठीक है, इस बार टाइम माफ़ कर रहा हूँ, पर अगर अगली बार तुम दोनों ने मेरी बॉस की इंसल्ट करने की कोशिश की तो देख लेना मैं तुम दोनों क्या हाल करूँगा। उसकी बात सुनकर मायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये दो कौड़ी का असिस्टेंट उसे धमकी दे रहा है। उसे ईशानी पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ईशानी की वजह से ही आज वो इस हालत में मोक्ष के सामने खड़ी होकर माफ़ी मांग रही थी। समीरा ने भी ना चाहते हुए भी ईशानी और जैकी से माफ़ी मांगी। ईशानी मोक्ष की हाथ सहलाने से थोड़ी शांत हो गई थी। उसने गार्ड्स को कुछ इशारा किया तो गार्ड्स ने उन दोनों को छोड़ दिया। मायरा और समीरा दोनों घुटनों पर थी और अपनी आंखों में नफरत लिए ईशानी को देख रही थी।
तभी मोक्ष ईशानी को देखकर प्यार से बोला, अब बहुत हो गई मस्ती, आगे से तुम्हें इन जैसी बकवास कचरे जैसी लोगों के साथ मुंह लगने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे गार्ड्स से कह देना, वो सब संभाल लेंगे, वैसे भी तुम्हारे गार्ड्स हर जगह तो तुम लेकर जाती नहीं हो। आपने हब्बी की बात सुनकर ईशानी को हंसी आ रही थी। उसका हब्बी इनडायरेक्टली मायरा और समीरा को कचरा कह रहा था। दोनों वहां से चले, गार्ड्स भी चले गए थे। वहां सिर्फ जैकी, वरुण और तेजस ही थे। वहीं मायरा और समीरा को तो मोक्ष की बातों से बहुत इंसल्टिंग फील हो रहा था। मायरा को तो मोक्ष के मुंह से खुद के लिए ऐसा वर्ड सुनकर बहुत बुरा भी लग रहा था। क्या मोक्ष की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है? क्या ईशानी उसके लिए इतना जरूरी है? बस यही सब उसकी दिमाग में चल रहा था। वो दोनों गुस्से और नफरत से ईशानी को जाते हुए देख रही थी। उन दोनों को अभी भी ईशानी की तरफ ऐसे देखता पाकर तेजस वरुण से बोला, लगता है ये दोनों अभी नहीं सुधरे हैं। इन्हें अच्छे से समझाओ, वरना एक दिन ये भाभी नहीं तो मोक्ष के हाथों से बहुत पीटेगी। जैकी को ईशानी की मैसेज आया तो वो नीचे चला गया। मायरा और समीरा दोनों उठकर वहां चली गई। वरुण और तेजस भी वहां से चले गए। रूम में आकर उन्होंने देखा तो अब तक मोक्ष और ईशानी चले गए थे। राजवंश फैमिली भी अभी तक वहां से चले गए थे। मायरा और समीरा दोनों आकर अपने मोम डैड के पास बैठ गए। वरुण और तेजस की यहाँ होने की वजह से वो बाहर जो हुआ वो सबको बोल नहीं पा रहे थे, पर उन दोनों के मन ईशानी के लिए गुस्सा और नफरत बढ़ गई थी। अब तो वो कुछ भी करके ईशानी से आपने इंसल्ट का बदला लेना चाहते थे। सुबह के 8 बजे मेहरा मेंशन सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। प्रिया भी आज बहुत खुशी से खा रही थी क्योंकि आज उसकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना था। वहीं नंदिनी और ईशानी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उन्हें भी आज एडमिशन कराने जाना था देवेंद्र दादाजी की जिद पर। तभी दादाजी ईशानी से बोले, बेटा आज तुम्हारी एडमिशन है, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वही प्रिया जो खाना खा रही थी, उसे लगा शायद दादाजी ने उसे बोला तो वो उनकी तरफ देखने लगी, पर उन्हें देखकर वो समझ गई कि वो उसे नहीं ईशानी को बोल रहे हैं। प्रिया को मन ही मन गुस्सा आया पर कुछ नहीं बोली। वही बाकी सब भी कंफ्यूज थे कि दादाजी क्या कह रहे हैं। क्या ईशानी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है? तभी नंदिनी बोली, दादाजी यशु तो चाहती ही नहीं थी एडमिशन करवाना, पर देवेंद्र दादाजी की जिद पर ही हम सब कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल और इमोशनल ब्लैकमेल करके ईशानी को मनाया है। उसकी बात सुनकर दादाजी और दादी माँ को हंसी आ गई। दादी माँ बोली, ये तो अच्छी बात है, मेरी बच्ची एटलीस्ट अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय तो करेगी। वैसे कितना काम करती है, हमेशा बिजी रहती है, खुद के लिए तो उसके पास टाइम ही नहीं है। तभी दादाजी सहमत होते हुए बोले, ये तो सही बात है। वैसे तुम सब किस कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हो? उनकी सवाल सुनकर नंदिनी बोली, जी कॉलेज दादाजी, हम वहीं एडमिशन लेने वाले हैं। उसकी बात सुनकर रेहान और अयान खुश होकर बोले, इस कॉलेज में तो हम दोनों भी है फाइनल ईयर में, तुम दोनों हमारे साथ चलना कॉलेज। तभी समीर इम्सेंट होकर बोला, मैं आज तुम दोनों को ले जाऊंगा एडमिशन के लिए। मैं प्रिंसिपल को अच्छे से जानता हूँ, तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो चाहता था कि ईशानी उसके साथ जाए। तभी दर्शित बोला, पर भाई आपको तो अभी ऑफिस जाना है ना, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ईशानी को कॉलेज ले जाऊंगा। मेरा भी वहां जान पहचान है, ईशानी और नंदिनी की एडमिशन जल्दी हो जाएगी। उन चारों को ऐसे ईशानी को ले जाने के लिए ऐसे लड़ता देख नंदिनी को हंसी आ रही थी। वहीं सुकेत जी, आरती जी और दादा दादी भी स्माइल कर रहे थे, पर किसी ने भी प्रिया के चेहरे पर ध्यान नहीं दिया जो गुस्से और जलन से उबल रही थी। उसके चारों भाई सिर्फ ईशानी को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जबकि उसने समीर को बहुत रिक्वेस्ट किया था उसके साथ एडमिशन के लिए जाने की, पर उसकी समीर भाई ने ऑफिस में मीटिंग है कहकर उसे मना कर दिया था। इसलिए वो रेहान और अयान के साथ जाने वाली थी, पर जब बात ईशानी की आई तो उसके चारों भाई ईशानी को ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये सब इसलिए क्योंकि ईशानी उनकी बायोलॉजिकल बहन है? वहीं ईशानी की आंखें सर्द हो गई थी, वो उन्हें कुछ कहने वाली थी कि तभी ईशानी की नज़र अपने फ़ोन पर आज की डेट पर गई। ईशानी को आज की डेट पर पिछले जन्म पर हुए हादसा याद आए। उस बारे में सोचकर ईशानी अपने जगह जम गई। ये वही डेट था जिस दिन दर्शित का एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, जब वो अपने रात में होने वाले कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस के लिए जा रहा था। तब उसकी एक राइवल कंपनी ने उसका एक्सीडेंट करवा दिया था। इस एक्सीडेंट में दर्शित बच तो गया था, पर एक्सीडेंट की वजह से दर्शित के वोकल डैमेज हो गई थी और दर्शित के हाथ के नस भी बुरी तरह डैमेज हो गए थे, जिस वजह से वो कभी भी आगे गिटार नहीं बजा पाया था और इसी वजह से वो और भी डिप्रेशन में चला गया था। इस बारे में सोचकर ईशानी को आज पहली बार बहुत दर्द हो रहा था। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, दर्शित उसका भाई था, ब्लड रिलेशन था उनके बीच।
चाहे वो सबसे कितनी भी उन सब से नफरत क्यों ना करती हो। ये सच नहीं बदलने वाला था कि वो दर्शित की बहन है। वही बाकी सब और चारों भाई ईशानी की जवाब का इंतजार कर रहे थे। सब चाहते थे कि ईशानी उनके साथ जाए ताकि वो ईशानी के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। ईशानी ने बाकी किसी को नहीं देखा, वो दर्शित की तरफ देखकर बोली, ठीक है, मैं आपके साथ ही कॉलेज जाऊंगी। आज पहली बार ईशानी की आंखों में कुछ इमोशन थी, शायद अपने भाई के लिए डर और उसे प्रोटेक्ट करने की इच्छा। वही उसकी बात सुनकर दर्शित पहले तो हैरान हो गया पर फिर खुश हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ईशानी उसके साथ जाने के लिए मान जाएगी। वो तो मन ही मन खुशी से झूम रहा था। आज पहली बार ईशानी ने उससे कुछ कहा था, वो भी इतने प्यार से, क्योंकि इससे पहले तो वो उससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। और आज पहली बार उसने ईशानी की आंखों में अपने लिए कुछ इमोशंस देखे थे, जिस वजह से दर्शित बहुत खुश था। उसकी होठों पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जैसे उसे दुनिया की सारे खजाने मिल गए हो। वो तो ये तक भूल गया था कि आज उसे प्रैक्टिस के लिए जाना था। वही बाकी सब देख पा रहे थे कि दर्शित कितना खुश है। उन्होंने पहली बार दर्शित को इतना खुश देखा था, क्योंकि दर्शित घर में भी समीर को छोड़कर ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। वो हमेशा अपने इमोशन को छुपा लेता था। समीर, रेहान और अयान भी हैरान थे और उन्हें थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि उनकी छोटी बहन ने उन्हें कुछ नहीं बोला। वो तो दर्शित के साथ ही जाने वाली थी, पर उन सब के दिल में एक आस थी कि शायद ईशानी किस दिन उन्हें भी माफ कर दे। वहीं सुकेत जी और आरती जी भी शौक और खुश दोनों थे कि ईशानी एटलीस्ट दर्शित के साथ तो बात करेगी, शायद एक वक्त और जब वो उन्हें भी माफ कर दे। दर्शित खुशी से और प्यार ईशानी की सिर को सहलाते हुए बोला, ठीक है प्रिंसेस, तुम सारे डॉक्यूमेंट रख लेना और बाकी सब एडमिशन प्रोसेस में देख लूंगा, तुम्हें सिर्फ साइन करना है, ठीक है। दर्शित को आज पहली बार ईशानी की सिर को सहलाते हुए बहुत खुशी मिल रही थी। उसने पहले कभी प्रिया के सिर को भी इतने प्यार से नहीं सहलाया था। क्यों, प्रिया से उसे कभी ऐसी अपनेपन वाली फीलिंग आती ही नहीं थी। पर अब उसे समझ आ रहा था कि क्यों कबीर और अबीर दोनों को जब भी मौका मिल रहा था वो क्यों ईशानी की सिर को सहलाते थे। सच में एक छोटी बहन की सिर को सहलाने की फीलिंग और एक प्रोटेक्टिव बड़े भाई की फीलिंग को वो इस वक्त अच्छे से महसूस कर रहा था। और इस बार तो ईशानी ने भी उसे नहीं रोका और न ही उसकी हाथ को झटका, जिस वजह से दर्शित ज्यादा ही खुश था। इस वक्त उसका मन कर रहा था ईशानी को इस पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करके रखे। उसे ये फीलिंग पहले तो कभी महसूस नहीं हुई थी, शायद ये उनके खून की रिश्ते की वजह से ही था। पर उसे क्या पता वो ईशानी को नहीं बल्कि ईशानी उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। समीर, रेहान और अयान को इस वक्त दर्शित से जलन हो रही थी। वो भी ईशानी की सिर को प्यार से सहलाना चाहते थे, पर ईशानी उनकी तरफ तो देख भी नहीं रही थी। सब दिल ही दिल में दुखी हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ईशानी ने सिर्फ दर्शित को माफ किया है, उन्हें नहीं। इस वजह से उसने सिर्फ दर्शित को अपने साथ चलने को कहा। वही ईशानी, जिसे थोड़ी इरिटेशन तो हो रही पर पता नहीं क्यों उसे अच्छा भी लग रहा था, उसने दर्शित का हाथ नहीं हटाया और ऐसे भी उसने डिसाइड किया था कि वो दर्शित को प्रोटेक्ट करेगी। दादाजी दादी माँ थोड़ा हैरान थे कि क्या ईशानी ने दर्शित को माफ कर दिया, पर वो खुश भी थे क्योंकि उनकी पोते में से दर्शित ही था जो सबसे ज्यादा समझदार था। वो हमेशा से यही तो चाहते थे कि उनकी प्यारी सी पोती को सबका प्यार मिले, जो अभी मिल रहा था। पर नंदिनी थोड़ा हैरान थी क्योंकि उसे पता था कि ईशानी इतनी जल्दी तो माफ नहीं करेगी। तो फिर बात क्या है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या ईशानी ने दर्शित को माफ कर दिया। वही प्रिया की मुठिया तो गुस्से के मारे कसी हुई थी। आज उसके चारों भाई सिर्फ ईशानी को कॉलेज ले जाना चाहते थे, ये सोच सोच कर तो उसकी दिमाग ही फटा जा रहा था। ऊपर से ईशानी की दर्शित के साथ जाने के लिए मान जाना उसके लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद ईशानी और नंदिनी डॉक्यूमेंट्स लेने चले गए। नंदिनी इस बारे में ईशानी से बाद में बात करने के बारे में सोच रही थी। सुकेत जी और समीर ऑफिस के लिए निकल गए। वैसे भी ईशानी जब दर्शित के साथ जाने वाली तो समीर भला क्या ही कर सकता था, उसने प्रिंसिपल को कॉल करके बता दिया था एडमिशन के बारे में। दर्शित हॉल में उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वहीं रेहान और अयान भी हॉल में थे, वो भी प्रिया को लेकर कॉलेज जाने वाले थे। उनका मन तो था सब साथ में जाए, पर ईशानी उनके साथ जाएगी या नहीं उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी ईशानी और नंदिनी नीचे आए। इस वक्त ईशानी ने ब्लैक टॉप ब्लू जीन्स पहना था, बालों को हाई पोनी में बांध रखा था। बिना मेकअप के भी वो कहर ढा रही थी और उसकी होंठों के नीचे की काला तिल उसे सबकी नजरों से बचाने का काम कर रहा था। नंदिनी ने भी व्हाइट टॉप के साथ ब्लू जीन्स पहना था। खुले बाल, आंखों में काजल में वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी।
दोनों कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह ही तैयार हुए थे, पर ईशानी के आसपास का ऑरा अभी भी बहुत स्ट्रांग था। वहीं उनके पीछे पीछे प्रिया भी अपनी बैग लेकर आ रही थी। उसने एक छोटी सी नीलेंथ की ब्लू ड्रेस पहना था, चेहरे पर भर भर के मेकअप किया था। दर्शित, ईशानी और नंदिनी बाहर चले गए। उनके पीछे पीछे रेहान, अयान और प्रिया भी चले गए। प्रिया को तो ईशानी से इस वक्त बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि दर्शित के बहुत सारे फैंस थे। अगर वो आपने रेहान और अयान भाई के बदले दर्शित भाई के साथ जाती तो उसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती, सब उसके आगे पीछे घूमते। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ईशानी जानबूझकर दर्शित भाई के साथ जाना चुना है, ताकि वो कॉलेज में शो ऑफ कर सके और उसे जला सके। सच में प्रिया की दिन बिल्कुल खाली ही था, जो वो ये सोच रही थी कि ईशानी उसे जलाने की कोशिश करेगी। ईशानी और नंदिनी के बैठने के बाद दर्शित पैसेंजर सीट पर बैठने के बाद ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को बोला, तो उनकी कार वहां से चली गई। उनके जाने के बाद रेहान ने भी अपने कार स्टार्ट किया। अयान पैसेंजर सीट पर बैठा था, वही प्रिया पीछे बैठी थी। उनकी कार भी दर्शित के कार के पीछे ही थी। कुछ देर बाद उनकी कार आई जी कॉलेज के सामने आकर रुकी। रेहान का कार भी उसी समय आकर रुका। अयान जल्दी से कार से उतरकर बाहर चला गया। वही दर्शित, जिसने मास्क पहन लिया था क्योंकि वो एक इंटरनेट सेंसेशन था, तो अगर कॉलेज में उसकी फैंस ने उसे देख लिया तो कहीं हंगामा ना हो जाए और इस वजह से ईशानी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उसने मास्क पहन लिया था। वो कार से उतरकर जैसे ही ईशानी की तरफ का गेट ओपन करने वाला था, उससे पहले ही अयान 100 की स्पीड में भागता हुआ आया और ईशानी की तरफ की गेट को ओपन करके किसी गार्ड की तरह खड़ा हो गया। उसकी होठों पर इस वक्त एक स्माइल थी, जैसे उसने कोई जंग जीत लिया हो। वही दर्शित अयान को देख हैरान हो गया कि ये क्या हुआ। वही ईशानी, जो खुद ही गेट खोलने वाली थी, पर अयान की इतने स्पीड से आकर गेट खोलने से और उसकी हरकत को देखकर वो हैरान हो गई। दर्शित ने अपना सिर हिला दिया। ईशानी कार से बाहर आ गई। कुछ ही दूरी पर कुछ 2 कार खड़ी थी, जिसके अंदर जैकी और कुछ बॉडीगार्ड्स थे। ये सब जैकी के साथ आए थे, क्योंकि जैकी का भी आज एडमिशन होने वाला था। वो हमेशा अपने बॉस के आसपास ही रहना चाहता था, इसलिए उसने नंदिनी की बातों में आकर ईशानी के सामने ड्रामा करके उसे एडमिशन के लिए मना लिया था। वहीं नकुल तो जैकी की बकबक सुनकर पाक गया था। कल से जैकी ने उसे ये बोल बोल कर परेशान कर दिया था कि वो ईशानी बॉस का भाई है, उनका सबसे खास है, इसलिए वो उसे अपने साथ कॉलेज जाने वाले हैं। नकुल गुस्से से जैकी को घूर रहा था, पर इस बात से जैकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो आज बिल्कुल किसी हीरो की तरह तैयार होकर आया था। उसने जल्दी से फ्रंट मिरर में अपने बाल सेट किया और ब्लैक गॉगल्स लगाते हुए बोला, मैं अच्छा लग रहा हूं ना, बिल्कुल मूवी के हीरो जैसे। ये बोलकर वो सबको देखने लगा, जैसे सबके जवाब का इंतजार कर रहे थे। नकुल इरिटेट होकर बोला, अब तक तुम 50 बार अपने बाल सेट कर चुके हो और ये सवाल भी कई बार पूछ चुके हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें चुप हो जाना चाहिए? देखो वहां बॉस आ गई है, अब तुम्हें भी उनके पास जाना चाहिए। वहीं नकुल की बात सुनकर जैकी चिढ़ गया था। उसने गुस्से से आगे थे दोनों गार्ड्स को देखा तो गार्ड्स को अंदर ही अंदर हंसी आ गई। फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके बोले, जैकी सर आप सच में आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। आज तो कॉलेज की सारी लड़कियां आप पर फिदा हो जाएगी, देखना। दूसरे गार्ड ने भी कहा, हाँ जैकी सर आप आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उन दोनों की बात सुनकर जैकी खुश हो गया। उन दोनों को थम्स अप का इशारा करके नकुल को एक चिढ़ाने वाली स्माइल देकर बाहर चला गया। वहीं नकुल को तो जैकी की बचकानी हरकतों को देखकर अपना सिर पीट लेने का मन कर रहा था। सच में ये लड़का कभी नहीं सुधारने वाला था। वहीं ईशानी के लिए उसकी तीनों भाई को गेट खोयाने की जल्दी में देख प्रिया को बहुत गुस्सा और जलन महसूस हो रही थी। क्या उसके भाई को एक बार उसके लिए ये नहीं करना चाहिए था? क्या तीनों यहाँ सिर्फ ईशानी के लिए आए थे? प्रिया ने खुद ही गेट खोलकर बाहर आ गई। वहीं ईशानी भी बाहर आ गई। सामने दर्शित, रेहान और अयान तीनों खड़े थे। वहीं नंदिनी ने भी अपना सिर हिलाकर बाहर आ गई। सच में ईशानी की चारों भाई अब ईशानी को इतना प्यार करने लगे हैं, ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी। वहीं आसपास जितने भी स्टूडेंट थे वो रेहान को ऐसे किसी के लिए गेट खोलते देख और अयान को सामने खड़े देख हैरान हो रहे थे, क्योंकि रेहान और अयान इस कॉलेज के हैंडसम हंक थे। सब जानते थे कि रेहान और अयान मेहरा फैमिली से थे, जिनका फैमिली बिजनेस मुंबई में टॉप में था। और समीर, जो रेहान और अयान का बड़ा भाई है, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन है, जो अपने फैमिली बिजनेस को संभालने के साथ साथ खुद का बिजनेस भी स्टैंड किया था, जो इस वक्त इंडिया की टॉप 20 में आता था। और उसकी ग्रोथ देखकर कहा जा सकता है कि 2 या 3 सालों में उनका बिजनेस टॉप 5 में जरूर पहुंच जाएगा। वहीं उन दोनों का दूसरा भाई हर्षित, जो एक सिंगर था, एक इंटरनेट सेलिब्रिटी जिसकी करोड़ों फैन थे।
कॉलेज की सभी लड़कियां रेहान और अयान के साथ दोस्ती करना चाहते थे। चाहे वो मिडिल क्लास से हो या रिच फैमिली से हो, उन्हें बस हर्षित से मिलने का एक मौका चाहिए था। और कुछ लड़कियां तो रेहान और अयान को डेट भी करना चाहते थे, ताकि समीर दर्शित ना सही पर उन्हें रेहान या अयान में से तो कोई एक मिल जाए। पर रेहान और अयान उन लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं करते थे और न ही उन्हें लालची लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था। भले ही वो दोनों चुलबुले थे, पर उनका नेचर वक्त आने पर बिल्कुल आपने समीर भाई की तरह एरोगेंट हो जाता था। आज वहाँ जितने लड़कियां थे और लड़के भी दोनों मेहरा ब्रदर्स को किसी के साथ इतना स्वीट बिहेवियर करता देख, कार की डोर खोलकर पास खड़े स्माइल करते देख हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वही लड़कियां ईशानी को ठीक से देख नहीं पाई थी, क्योंकि ईशानी की चारों पास दर्शित, रेहान और अयान और जैकी आकर किसी बॉडीगार्ड की तरह खड़े थे। ईशानी तो उन सबको ऐसे उसे घेर कर खड़े होने से शौक थी। ये लोग कॉलेज में उसे किससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़कियां ईशानी को देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर वो है कौन जिसके आसपास 4 हैंडसम लड़के बॉडीगार्ड्स की तरह खड़े हैं। लड़के भी ईशानी को देखना चाहते कि वो लड़की है कौन। दर्शित ने ईशानी की एक हाथ को पकड़ लिया और उसे लेकर अंदर जाने लगा। ईशानी भी उसके साथ चलने लगी। नंदिनी भी उनके साथ चल रही थी। वही जैकी रेहान और अयान को अपने बॉस के पास नहीं आने दे रहा था, जिस वजह से उन दोनों को ही गुस्सा आ रहा था। वही प्रिया जो उनके पीछे पीछे चल रही थी, उसे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। आपने तीनों भाइयों को ऐसे बॉडीगार्ड की तरह ईशानी के आसपास चलते हुए देखकर उसकी तरफ तो कोई देख भी नहीं आ रहा था। वही जैसे ही ईशानी की एक झलक आसपास खड़े लड़कियों ने देखा, वो तो उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। लड़के तो ईशानी को देखकर आपने पलके तक झपकाना भूल गए। उन्होंने इतनी खूबसूरत लड़की इस कॉलेज में कभी नहीं देखा था। सच में ईशानी की खूबसूरती को देख तो सब दीवाने से हो गए थे। वही लड़कियां भी इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान थे। वहां खड़ी कोई भी लड़की ईशानी की खूबसूरती का मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्हें ईशानी की खूबसूरती से जलन भी हो रही थी। पास खड़ी एक लड़की ने दूसरी लड़की से कहा, लगता हमारी कॉलेज की दोनों ब्यूटी को रिप्लेस करने वाली लड़की आ गई है। उसकी बात सुन दूसरी स्टूडेंट बोली, हाँ यार, ये तो उन दोनों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो दोनों तो मिलकर भी इस लड़की को टक्कर नहीं दे सकते खूबसूरती में। तभी उनके पीछे खड़ी एक लड़की बोली, हाँ पर उसके साथ में जो लड़की है वो भी तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। उस लड़की ने नंदिनी को देखते हुए बोली, उन दोनों में तो घमंड बहुत है कि वो दोनों ही सबसे खूबसूरत है कॉलेज में। पर अब तो 2 उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां इस कॉलेज में आ गई है। वो दोनों तो इन दोनों लड़की को देखकर जल भून कर राख हो जाएंगे। थी वही लड़कों में भी ईशानी की खूबसूरती के बारे में ही बात हो रही। उनमें से कुछ लड़के तो नंदिनी और ईशानी को दिल ही दिल में अभी से पसंद करने लगे थे, क्योंकि नंदिनी भी बहुत खूबसूरत थी। कोई भी उसे देखकर उसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाता था। वही सबको सिर्फ ईशानी और नंदिनी की बात करता देख प्रिया को बहुत जलन और गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी लाइमलाइट को ईशानी और नंदिनी ने छीन लिया है। वही दर्शित तो ईशानी की हाथ पकड़कर बहुत खुश था और उसकी होठों से स्माइल तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर मास्क के पीछे उसकी स्माइल को कोई नहीं देख सकता था। ईशानी भी उसके साथ चुपचाप चल रही, वो उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। स्टूडेंट्स उन्हें मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। थोड़ी देर में वो सब प्रिंसिपल ऑफिस के पास पहुंच गए। वहीं ऑफिस में प्रिंसिपल अनूप शर्मा किसी से बात कर रहे थे। बात करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया और अपना पसीना पोंछा और बोले, पता नहीं किसकी वजह से आज इतने बड़े बड़े लोगों से फ़ोन आ रहा है, क्योंकि कल से और फिर आज सुबह से उन्हें बहुत सारी कॉल आ चुका था। वहीं उनके पास बैठे प्रोफेसर निखिल उन्हें ऐसे देखकर बोले, क्या हुआ सर, फिर से किसका कॉल आया था? क्या फिर से किसी स्टूडेंट की एडमिशन को लेकर कॉल आया था? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अपना पसीना पोंछते हुए बोले, हाँ एडमिशन के लिए ही, पता नहीं सब एक ही नाम ले रहे हैं। निखिल जी बोले, अभी किसका कॉल आया था? प्रिंसिपल उनकी बात सुनकर बोले, अभिनाश सहगल इंडिया की सबसे बड़े आर्मी फैमिली की हेड की तरफ से कॉल आया था। उनकी बात सुनकर निखिल जी की आंखें भी बड़ी हो गई। इससे पहले तो देवेंद्र आहूजा, फिर एजुकेशन मिनिस्टर दैनिक सहाय, फिर अब मिस्टर अभिनाश सहगल का। आज इन बड़े बड़े फैमिली की बच्चों की एक साथ एडमिशन होना है क्या? तभी डोर नॉक होने की आवाज आई तो प्रिंसिपल ने खुद को संभाल लिया और कम इन बोले तो दर्शित ईशानी को लेकर अंदर आया। उनके साथ नंदिनी और जैकी भी अंदर आए। उनके पीछे पीछे रेहान के साथ प्रिया भी अंदर आई। दर्शित को देखकर प्रिंसिपल अनूप ने उन्हें बैठने को बोले, क्योंकि समीर ने सुबह कल किया था कि आज उसकी बहन की एडमिशन होने वाला है।
पर तभी उनकी नज़र ईशानी पर पड़ी, जिसकी हाथ को दर्शित ने पकड़ रखा था। ईशानी को देखते ही वो अंदर तक कांप गया। उनके माथे से पसीना बहने लगा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि उनसे क्या कोई गलती हो गई है जो डेविल क्वीन खुद यहाँ आए हैं। वो तुरंत अपने जगह से खड़ा हो गया और ईशानी को मैम कहकर ग्रीट करने लगा। फिर आपने पसीना पोंछते हुए बोला, आप यहाँ अगर कोई काम था तो आप मुझे बुला लेती, आपको यहाँ आने की। उसने इतना ही बोला था कि तब उसकी नज़र ईशानी पर गई, जो उसे अपनी कोल्ड नज़रों से घूर रही थी। वहीं नंदिनी और जैकी को कर दर्शित के साथ प्रिया और रेहान भी हैरान और कंफ्यूज थे कि ये प्रिंसिपल ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहा है। भले ही उनकी इन्फ्लुएंस थी, पर इतना भी नहीं कि प्रिंसिपल उन्हें ग्रीट करे। खास करके रेहान, अयान और दर्शित तो अच्छे से जानते थे कि उनका प्रिंसिपल अनूप शर्मा कितने स्ट्रिक्ट है। वही प्रिंसिपल को समझ नहीं आया कि मिस ईशानी उन्हें इस तरह क्यों देख रही है। तभी उन्हें एक मैसेज आया जो जैकी ने ही भेजा था। मैसेज देखते ही वो समझ गए कि उन्होंने गलती कर दिया है। दर्शित उनकी तरफ देखकर बोला, सर क्या आप मेरी बहन ईशानी को जानते हैं? वही दर्शित की मुंह से आपने डेविल बॉस के लिए बहन सुनकर तो प्रिंसिपल और भी हैरान था, क्योंकि आज तक उसे भी पता नहीं चला था कि उसकी डेविल बॉस मिस ईशानी किस फैमिली की बेटी है। वहीं आपने हमेशा एरोगेंट और कोल्ड रहने वाले प्रिंसिपल को आज बार बार ऐसी हालत में देखकर प्रोफेसर निखिल भी हैरान थे। वो समझ नहीं पा रहे कि उनकी प्रिंसिपल को हो क्या गया है, जो वो एक छोटी सी लड़की को मैम कहकर ग्रीट कर रहे हैं। पर उन्होंने अभी कुछ पूछना ठीक नहीं समझा, वो चुपचाप बैठे रहे। वहीं अनूप जी को जवाब तो देना ही था, इसलिए वो शांत होकर बोले, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने शायद उन्हें कोई और समझ लिया। उनकी बातें सुनकर दर्शित की भौहें सिकुड़ गई। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रहा था, पर उसने ज़्यादा ना सोचना सही समझा। वैसे भी उसकी बहन इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन थी, अगर प्रिंसिपल अनूप उसे जानते भी होंगे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो ईशानी को लेकर चेयर पर बैठ गया। वहीं जैकी और नंदिनी को तो प्रिंसिपल का ऐसा बेकार बहाना सुनकर हंसी आ रही थी। तभी फिर से डोर नॉक हुआ। प्रिंसिपल ने मन ही मन सोचा अब कौन आने वाला है। उन्होंने कॉम इन कहा तो काव्या, रितिका और अनुजा तीनों अंदर आए। प्रिंसिपल अब समझ गए कि उन बड़े बड़े लोगों की तरफ से कॉल जरूर उसकी डेविल बॉस और इन लोगों के लिए ही आया था। प्रिंसिपल ने सबको बैठने को बोला, फिर एक टीचर को कॉल करके एडमिशन फॉर्म लाने के लिए बोला। थोड़ी देर में टीचर एडमिशन के कुछ फॉर्म के कर अंदर आया। उसके पीछे पियून भी कुछ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अंदर आया। जैकी नंदिनी के पास जाकर धीरे से बोला, देखो तो बॉस को देखते ही कैसे खातिरदारी करने लगे। अगर हम अकेले आते तो ये घमंडी प्रिंसिपल हमें पूछता भी नहीं। उसकी बात सुनकर नंदिनी को हंसी आ गई। थोड़ी देर में सबका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। सब बाहर चले गए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल ने राहत की सांस लिया। वहीं दर्शित को बार बार अपने असिस्टेंट की तरफ से कॉल आ रहा था। दर्शित ने गेट के पास आकर ईशानी के सिर को प्यार से सहलाकर आपने ख्याल रखने को बोला। फिर आपने ड्राइवर को कार लाने के लिए बोला, पर उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ड्राइवर ने परेशान होकर बोला, सर मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर दर्शित थोड़ा परेशान होकर बोला, पर यहाँ आते वक्त तो कार बिल्कुल ठीक था। वहीं ईशानी चुपचाप खड़ी थी, उसे पता था यही होने वाला है। दर्शित की कार के साथ कुछ गड़बड़ किया गया था ताकि कुछ देर कार चलने के बाद रुक जाए, और इसी का फायदा उठाकर उसके कार का एक्सीडेंट करवा दिया गया था। अगर वो कॉलेज नहीं आता तो भी उसका कार बिक में ही अचानक खराब होने वाली थी। वहीं बाकी सब थोड़ी दूरी पर खड़े देख रहे थे कि ईशानी आज दर्शित से कितने प्यार से बिहेव कर रही है। तभी दर्शित और ईशानी के सामने दो रोल्स रॉयस कार्स आकर रुकी। आगे की कार से नकुल निकला। उसे देखकर ईशानी दर्शित को देखकर बोली, आप इस कार में चले जाए, नकुल आपको छोड़ देगा। ईशानी बस दर्शित की सेफ्टी इंश्योर करना चाहती थी, और उसके स्पेशल गार्ड्स के होते हुए दर्शित साफे रहेगा। उसकी बात सुनकर दर्शित हैरान हो गया। क्या उसकी बहन उसकी फिक्र कर रही है? वो मन ही मन खुश हो गया। भला उसकी बहन पहली बार उसे कुछ ऑफर कर रही है, उसके लिए फिक्र कर रही है, तो वो भला मना कैसे करता। उसने ईशानी को प्यार से देखा, फिर आज से बोला, आज शाम को मेरा कॉन्सर्ट है, मैं तुम सब के लिए टिकट भेज दूंगा, क्या तुम आओगी? इस वक्त दर्शित बहुत उम्मीद से ईशानी को देख रहा था। ईशानी ने मना नहीं किया, उसे भी पता था शायद दर्शित पर दोबारा हमला भी हो सकता है, इसलिए उसने हाँ बोल दिया, ठीक मैं आ जाऊंगी। ईशानी की हाँ सुनकर तो दर्शित की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने ईशानी को खुशी से हग कर लिया। वहीं ईशानी के अंदर इस वक्त बहुत सारे मिक्स फीलिंग्स चल रही थी। उसने दर्शित को दूर नहीं किया, दर्शित ने उसकी सिर को फिर से प्यार से सहलाते हुए उससे दूर हुआ। वहीं जैकी, नकुल और बाकी सब तो हैरानी से ये सब देख रहे थे।
कि दर्शित के हक करने से भी उनकी डेविल बॉस को कोई परेशानी नहीं हुई। ईशानी की चारों दोस्त भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। वहीं रेहान और अयान और प्रिया दूर से जलन के साथ ये सब देख रहे थे। दर्शित कार में बैठ गया तो ईशानी ने नकुल को कुछ इशारा किया। नकुल ने हाँ में सिर हिला दिया और कार में बैठ गया तो दोनों कार वहां से चली गई। वहीं प्रिंसिपल ऑफिस में प्रोफेसर निखिल ने अनूप जी को देखते हुए पूछा, सर कौन थे वो जिनसे आप इतने पॉलिटिकली बात कर रहे थे? जितना मुझे पता है वो मेहरा फैमिली से थे ना, तो आप उनके आगे क्यों झुक रहे थे? उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल गुस्से से उन्हें देखते हुए बोले, अपना बकवास बंद करो, मुझे मेहरा फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। पर ध्यान ईशानी मेहरा और बाकी जो 4 लड़कियां थी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उन्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। वो कोई आम लड़की नहीं है, ये हमेशा याद रखना। प्रिंसिपल अनूप जी की बात सुनकर तो एक पल के लिए प्रोफेसर निखिल भी थोड़ा डर गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की है कौन जिससे उनके प्रिंसिपल भी डरे हुए हैं। उसने हिम्मत करके कंफ्यूजन के साथ पूछा, सर वो लड़की एक्चुअली कौन थी? आप मुझे बता सकते हैं? प्रोफेसर निखिल बहुत सालों से इस कॉलेज में थे पर उन्होंने कभी प्रिंसिपल को किसी के सामने भी झुकते हुए नहीं देखा था। चाहे वो कितने पावरफुल फैमिली से क्यों ना हो और कितने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से क्यों ना हो। आज तक तो उन्हें ये भी पता नहीं है था कि वो मिस्टीरियस पर्सन कौन है जिसने 3 साल पहले इस कॉलेज की ऑनरशिप बदल दी थी। अनूप जी ने थोड़ा सोचा, फिर उन्हें सब कुछ बताने का डिसाइड किया, क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर निखिल बहुत ईमानदार और उनकी कॉलेज की सबसे बेस्ट प्रोफेसर थे, तो उन्हें कहने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अनूप जी निखिल जी को देखते हुए बोले, ईशानी मेहरा कोई और नहीं बल्कि इस कॉलेज की ऑनर है, जिन्होंने आते ही कॉलेज की रूल रेगुलेशन और भी स्ट्रिक्ट हो गया था। उन्होंने ही 3 साल पहले कुछ करप्टेड लेक्चर और लड़कियों को हराश करने वाले प्रोफेसर मानिक को यहाँ से निकाल दिया था। उनकी बात सुनकर तो प्रोफेसर निखिल हैरान हो गए। इतनी कम उम्र की छोटी सी लड़की इस कॉलेज की ऑनर है, जिनके बारे में उन्होंने सुना था कि वो इतनी पावरफुल है कि दूसरे कॉलेज के ऑनर भी उनकी बात टालने की हिम्मत नहीं करते। क्या वो जिनके बारे में सुन रहे थे वो ये छोटी सी 21-22 साल की लड़की थी जो अभी उनके सामने थी? 3 सालों पहले से उनकी कॉलेज की ग्रोथ 2 गुना बढ़ गई थी और ये बात सब जानते थे कि ये सब सिर्फ उनकी न्यू ऑनर की वजह से ही हो रहा है। वो तो कब से उनसे मिलना चाहते थे, पर वो मिस्टीरियस पर्सन कभी कॉलेज नहीं आता था जिस वजह से वो उससे मिल नहीं पाते थे। वो हैरानी से प्रिंसिपल अनूप की तरफ देखकर बोले, ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या सच में ये छोटी सी लड़की ही इस कॉलेज की वो मिस्टीरियस ऑनर है? क्या ये वही है जिन्होंने आते ही 5 प्रोफेसर की कुंडली निकालकर उन्हें इस कॉलेज से बाहर फेंक दिया था? उनकी बात सुनकर प्रिंसिपल अनूप ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। वो 5 प्रोफेसर कोई आम प्रोफेसर नहीं थे, उनका बड़े बड़े खानदानों से उनकी कनेक्शन थी और इसी वजह से वो रिच फैमिली की बच्चों को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। जब भी उनके पास किसी गरीब या मिडिल क्लास बच्चे किसी अमीर फैमिली की बच्चों की कंप्लेन लेकर आते रैगिंग या परेशान करने की, तो वो प्रोफेसर उल्टा उन्हें ही डरा देते थे, जिस वजह से उन्हें चुप रहना पड़ता था। सबसे बुरा बर्ताव तो प्रोफेसर मानिक का था, जो मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियों को हराश करते थे। उनकी कॉलेज की ऑनर इंद्र शास्त्री जो बहुत अच्छे इंसान थे, पर वो काफ़ी ओल्ड हो चुके थे, जिस वजह से वो कॉलेज में क्या चल रहा है ये देख नहीं पाते थे। पर 3 साल पहले पता नहीं क्या हुआ, इंद्र शास्त्री जी ने ऑनरशिप किसी मिस्टीरियस इंसान को ट्रांसफ़र कर दिया और सबको नोटिस मिल गया था कि अगर किसी ने न्यू ऑनर की बात को अनसुना किया या किसी डिसीजन का विरोध किया तो उन्हें उनकी गुस्से का सामना करना पड़ेगा। पर सब ने इस बात को इग्नोर किया क्योंकि उनमें से काफ़ी लोग ऊंचे खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। पर ठीक 2 दिन बाद ही 5 प्रोफेसर को कॉलेज से न्यू ऑनर ने निकल दिया। मानिक को भी जेल जाना पड़ा था। उसके बाद एक नोटिस जारी किया गया था, जिस वजह डर से कोई भी कॉलेज उन प्रोफेसर में से किसी को भी आपने कॉलेज में नहीं लिया और जिन खानदानों से उनके कनेक्शन थे वो खानदान भी कुछ नहीं कर पाए थे और न ही कोई बड़ा खानदान प्रोफेसर मानिक को जेल से निकाल पाया था। आगे मानिक के साथ क्या हुआ इसका कोई नामो निशान ही नहीं था, जिस वजह से सब डर गए थे और सब समझ गए थे कि न्यू ऑनर कोई पावरफुल व्यक्ति है जिसे बड़े बड़े परिवार के लोग भी नहीं उलझ सकते। प्रिंसिपल की बात सुनकर निखिल जी हैरान तो थे, उन्हें ये भी समझ आ गया था कि क्यों प्रिंसिपल उन्हें देखकर इतने डर गए थे। ठीक है, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगा और ये मेक श्योर करूंगा कि उन्हें यहाँ कोई परेशानी ना हो, प्रोफेसर निखिल ने बोला और थोड़ा डिस्कस के बाद वहाँ से चले गए। आज उन्हें फिर से सबक मिला था कि किसी की एज देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। उनके जाने के बाद प्रिंसिपल अनूप ने पुराने ऑनर इंद्र जी को मैसेज किया। दरअसल इंद्र जी ने ये कॉलेज अपने और आपने वाइफ गायत्री की नाम को जोड़ कर रखा था।
वो ईशानी से कई मीटिंग के दौरान मिलते रहते थे और तब उन्होंने ईशानी को अपनी पोती की तरह मान लिया था। इंद्रजीत के बारे में तो ईशानी पिछले जन्म से ही जानती थी, इसलिए उसके मन में उनके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था। जब 3 साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई तो वो बहुत टूट चुके थे। उनके कोई बच्चे नहीं थे, वो उस वक्त बीमार भी रहने लगे थे। उन्हें पता था अगर उनके बाद कोई इस कॉलेज को अच्छे से मैनेज कर सकता है तो वो उनकी पोती ईशानी ही है। इसलिए उन्होंने बहुत बार ईशानी को समझाने के बाद ईशानी लास्ट में मान गई, तो इंद्रजी ने उसे ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया और जैसा उन्होंने सोचा था हुआ भी वही। ईशानी 1 साल के अंदर ही कॉलेज को इंडिया की टॉप 2 पोजीशन पर ले आई। ये बात सिर्फ प्रिंसिपल ही जानता था कि ईशानी इंद्रजी की पोती है और वो कितनी खतरनाक और बेरहम है। प्रिंसिपल ये भी जानते थे, क्योंकि जिस मानिक को लोग गायब हो गया सोच रहे थे वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि ईशानी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और उस वक्त प्रिंसिपल भी वही थे और ईशानी की इतनी खतरनाक रूप को देखकर तो प्रिंसिपल अंदर तक कांप गया था। उसके बाद से तो ईशानी को देखते ही डर जाते थे। उनकी हिम्मत भी नहीं होती थी ईशानी के सामने मुंह खोलने की। ईशानी के रूप में उन्हें मौत की देवी दिखाई देती थी। वही दर्शित के जाने के बाद काव्या, अनुजा, कृतिका और नंदिनी चारों ईशानी के सामने हाथ बांधे खड़े हो गए। नंदिनी ईशानी को देखते हुए अपनी आईब्रो उचकाते हुए बोली, क्या बात है, सुबह से देख रही हूँ, बड़ा प्यार आ रहा है तुझे आपने दर्शित भाई पर। हाँ हाँ बताओ आखिर बात क्या, तुम तो उनसे बात भी नहीं करती थी, तुझे तो उनके छूने से भी प्रॉब्लम थी, फिर आज ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया जो तू उनके हक करने से हाथ पकड़ने पर भी चुप थी? काव्या ने भी क्यूरियस होते हुए पूछा। ऋतिका और अनुजा भी अपनी सवाल भरी आंखों से ईशानी को देख रही थी और उसकी जवाब का इंतजार कर रही थी। उन सब के खुद को ऐसे देखने से भी ईशानी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो उन सब को इग्नोर करते हुए जैकी को अपने साथ आने का इशारा कर वहां से चली गई। वही जैकी भी उन चारों को दांत दिखाकर ईशानी के पीछे चला गया। अरे ऐसे कैसे तुम हमें जवाब दिए बिना जा सकती हो, तुम्हें हमें जवाब देना ही होगा। ये कहकर वो चारों भी उन दोनों के पीछे पीछे चले गए। वही रेहान और अयान जो वहां खड़े उन सबको देख रहे थे, वो दोनों भी वहां से जाने लगे तो प्रिया एक प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, भाई अब मुझे पूरा कॉलेज घुमा दीजिए ना, वैसे भी कल से क्लास होने वाली है तो आज मैं कॉलेज के बारे में थोड़ा जान लूंगी। रेहान और अयान तो ईशानी को कॉलेज दिखाना चाहते थे, पर ईशानी ने उनसे बात भी नहीं की, जिस वजह से वो थोड़े मायूस थे। अयान बोला, ठीक है चलो मेरे साथ। अयान की बात सुनकर प्रिया खुश हो गई और उसके साथ चली गई। रेहान फील्ड में चला गया अपनी मैच प्रैक्टिस करने, क्योंकि आज किसी की क्लास नहीं होने वाली थी, क्योंकि ज़्यादातर न्यू स्टूडेंट्स की आज एडमिशन था जो अलग अलग डिपार्टमेंट में हो रहा था। जैसे ही रेहान फील्ड में आया उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। एक लड़का जिसका नाम जीवन था वो रेहान को देखकर बोला, कौन थी वो खूबसूरत लड़की जिसके साथ दर्शित भाई थे? हम दर्शित भाई को अच्छे से पहचान गए थे, इसलिए झूठ बोलने की तो तुम कोशिश भी मत करना। और तुम दोनों भाई भी उस लड़की के पीछे पीछे चल रहे थे। तभी उसका दूसरा फ्रेंड जिसका नाम गौरव था वो नाटक करते हुए बोला, प्लीज़ रेहान ये मत कहना कि वो दर्शित भाई की गर्लफ्रेंड थी, वरना मेरा दिल टूट जाएगा यार, मुझे सच में उस लड़की पर अपना दिल हार बैठा हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी, वो बिल्कुल एंजल की तरह दिख रही थी, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। एक और दोस्त आदेश ने भी उन दोनों का साथ देते हुए कहा। उसके पास खड़ा आनंद भी कुछ कहने वाला था कि तभी रेहान, जो अब तक अपनी बहन के बारे में सुनकर गुस्से में आ चुका था, वो थोड़ा जोर से बोला, बस अब एक शब्द नहीं, वो मेरी बहन है, ओके, उसके बारे में सोचना भी मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी बहन को तुम जैसे नालायकों के सामने भी ना आने दूँ, अगर आए भी तो तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि तुम सब सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करो। रेहान की बात सुनकर और उसे गुस्से में इतना चिढ़ते हुए देखकर उसके चारों दोस्त हैरान हो गए। गौरव उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, क्या सच में वो परी जैसी दिखने वाली खूबसूरत लड़की तुम्हारी बहन है? आनंद भी बोला, हाँ, तुमने हमें उससे पहले क्यों नहीं मिलवाया? हम तो सिर्फ तुम्हारी बहन प्रिया से मिले थे। उन सबको आंखें फाड़े उसे देखते देखकर रेहान को और भी चीड़ मच रही थी। एक तो आज ईशानी ने दर्शित भाई के साथ इतने अच्छे से बिहेव किया और उसकी तरफ एक नज़र देखा भी नहीं, जिस वजह से वो जलन और गुस्से के मारे उबल रहा था। ऊपर से उसके दोस्त याकी ही बहन को लाइन मारने की कोशिश कर रहे थे। रेहान चिढ़ते हुए बोला, क्यों तुम सबको उसे देखकर पता नहीं चला क्या कि वो मेरी बहन है? उसकी बात सुनकर चारों रेहान को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। गौरव तो रेहान की चेहरे को पास से देखने लगा, जिस वजह से रेहान अनकंफर्टेबल हो गया और थोड़ा पीछे हटते हुए गुस्से से बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी चारों एक साथ बोले, बिल्कुल नहीं,
उनकी तेज आवाज सुन रेहान हैरान हो गया। उसके दोस्त आज इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? क्या ये लोग पहले से भी ज्यादा पागल हो गए हैं? क्या नहीं? रेहान ने कंफ्यूज होते हुए पूछा। तो गौरव बोला, यही कि उसे देखकर बिल्कुल भी पता नहीं चला कि वो तुम्हारी बहन है। वो कितनी खूबसूरत, कितनी क्यूट है, उसकी आंखें कितनी खूबसूरत है। तुम तो उसके भाई नहीं लग रहे हो। जीवन भी उसका साथ देते हुए बोला, हाँ, और उसकी फेशियल फीचर भी तो तुम्हारे जैसा नहीं है। उनकी बात सुनकर रेहान हैरान हो गया। क्या ये चारों इसलिए उसे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे ताकि ईशानी के साथ उसकी सिमिलरिटी देख सके? ईशानी की फेशियल फीचर ज्यादातर उसकी मोम और समीर भाई से मिलते थे, और उसकी कुछ फीचर्स और आंखें उनकी नानी माँ और मामा जी की तरह थे। और रेहान और अयान तो बिल्कुल अपने डेट पर गए थे, तो फिर ये तो ओबियस सी बात है ना कि ईशानी की फेस उससे नहीं मिलती है। रेहान उन सबको देखकर चिढ़ते हुए बोला, तो क्या हुआ, मेरी बहन मेरी मोम और समीर भाई जैसी दिखती है, फिर भी वो मेरी बहन है, और तुम चारों तो क्या इस कॉलेज में कोई भी मेरी बहन की स्टैंडर्ड की नहीं है। इसलिए वार्न कर रहा हूँ, मेरी बहन से जितना हो सके दूर रहना। उसकी बात सुनकर चारों ने हैरानी से अपना सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया कि रेहान अपनी बहन को लेकर प्रोटेक्टिव है, क्योंकि उन्होंने रेहान के मुंह से प्रिया के लिए भी कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वहीं दूसरी तरफ दर्शित को नकुल ने सेफली उसकी स्टूडियो पहुंचा दिया था। दर्शित को आज से पहले इतनी खुशी कभी महसूस नहीं हुई थी। हमेशा शांत रहने वाले दर्शित के चेहरे पर आज एक खुशी भरा एक्सप्रेशन था। तभी दर्शित की असिस्टेंट रेचल दौड़ते हुए उसके पास आई। दर्शित सर, आप इतने लेट कैसे हो गए? आपको प्रैक्टिस भी तो करनी थी। आपको पता है आज हमारा सबसे बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है। हाँ पता है, दर्शित ने बेफिक्री से बोला। उसकी होंठों पर अभी एक स्माइल थी। वहीं रेचल, जिसने दर्शित को हमेशा शांत और सीरियस देखा था, आज उसकी स्माइल और केयरफ्री बिहेवियर को देखकर हैरान थी। आज दर्शित को हो क्या गया है जो वो स्माइल कर रहे हैं, बस यही उसकी दिमाग में चल रहा था। तभी दर्शित बोला, मैं आज अपनी बहन की कॉलेज में एडमिशन कराने गया था। उसकी बात सुनकर रेचल हैरान हो गई, क्योंकि दर्शित कभी अपनी बहन या फैमिली के बारे में बात नहीं करता था, और ना ही कभी उसने प्रिया को अपने कॉन्सर्ट में बुलाया था। तभी दर्शित बोला, अरे हाँ, तुम आज 7 या 8 VIP सीट टिकट रखना, मेरी बहन और उसकी दोस्त आने वाली है।